Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystify, and today we will be continuing with our analytic philosophy syllabus, semester 5, Bachelor's of Arts in Philosophy, and the topic for today is the philosophy of logical atomism. So the following, of course, is a text of 8 lectures delivered in Gordon Square, London in the first months of 1918, are very largely concerned with explaining certain ideas which I've learned from my friend and pupil Ludwig Wittgenstein. I have had no opportunity of knowing his views since August 1940. So basically, दिस इज अ टेक्स्ट रिटन बाय बर्टन रसल जो कि इंस्पायर्ड है विटगेनस्टीन से. सो हम देखेंगे कि विटगेनस्टीन एंड बर्टन रसल ने जो है वो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज एंड लॉजिक एंड रियलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है. सो रसल भी बात करते हैं फैक्ट्स की, प्रोपोजिशंस की, वर्ल्ड की, रियलिटी की, एंड ऑल्सो विटगेनस्टीन, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द टू. Now let's talk about facts and propositions. This course of lectures, which I am now beginning, I have called the philosophy of logical atomism. अब ये बहुत important point है हमारा यहाँ note करना, that what is meant by this philosophy of logical atomism. Okay, so the kind of philosophy that I wish to advocate, which I call logical atomism, is one which has forced itself upon me in the course of thinking about the philosophy of mathematics. So Russell जो था, he was also a very quite good mathematician, and इसीलिए जो philosophy of mathematics है, that is what has inspired this philosophy of logical atomism. So because Russell was very well equipped in mathematical propositions as well, इसी वजह से philosophy of logical atomism में भी कहीं ना कहीं उससे inspired है, तो वो same course है. So लेकिन व्हाट इज इट इज़ कि मैथमेटिक्स में लॉजिकल एटमिज्म में देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द टू. ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, नथिंग लाइक दैट. लेकिन इट्स अ सक्सेसिव थिंग कि रसल जो था वो एक मैथमेटिशियन था, एंड आफ्टर विच जिसके बाद उसने लॉजिकल एटमिज्म की फिलोसफी डेवलप की. ओके, सो दीज आर रसल्स पर्सनल ओपिनियंस. अब जैसे कि रसल ने लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इवन टुडे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स को आज भी बहुत वाइडली स्टडी किया जाता है. इनफैक्ट बहुत सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं विच आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक इवन टुडे. तो जब हम मैथमेटिक्स को एनालाइज करते हैं, हम पूरे के पूरे उसको लॉजिक तक लेके जाते हैं, लॉजिक तक स्केल डाउन कर देते हैं. इट ऑल कम बैक्स टू लॉजिक इन द स्ट्रिक्टेस्ट एंड मोस्ट फॉर्मल सेंस. इन द प्रेजेंट लेक्चर्स आई शैल ट्राई टू सेट फोर्थ इन सम सॉर्ट ऑफ आउटलाइन, rather briefly and rather unsatisfactory, a kind of logical doctrine which seems to me to result from the philosophy of mathematics, not exactly logically, but as what emerges as one reflects. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन यहाँ पर है कि रसल जो है वो फोकस करता है रिफ्लेक्शन और एनालिसिस के ऊपर, कि रिफ्लेक्शन और एनालिसिस के थ्रू ही हम लॉजिकल एटमिज्म की डॉक्ट्राइन तक पहुंच पाएंगे. तो एक ऐसी लॉजिकल डॉक्ट्राइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ मेटाफिजिक. तो जो लॉजिक विच आई एडवोकेट इज एटोमिस्टिक. अब यहाँ पर दिस इज अनदर वन पॉइंट कि हीगल जो है, हीगल की फिलोसफी वाज द मोनिस्टिक लॉजिक. मोनिस्टिक लॉजिक का मतलब क्या है कि एक यूनिटी है सभी चीज़ों में, देयर इज वन सिंगल फोर्स, वन सिंगल पावर. लेकिन रसल की जो फिलोसफी दैट इज एटोमिस्टिक की मतलब कि बहुत सारी सेपरेट रियलिटीज़ हैं, सेपरेट थिंग्स हैं जो फिर एक साथ एग्जिस्ट कर रही है. तो कोई एक सिंगल डिविजिबल रियलिटी ना होगी, कि एक सिंगल मोनिस्टिक व्यू जो कि हीगल ने फॉलो किया था. तो मोनिस्टिक व्यू का मतलब है कि एक सिंगल रियलिटी है, द होल वर्ल्ड पूरी एक सिंगल रियलिटी है, और फिर उसके बाद इट ब्रेक्स डाउन. लेकिन एटोमिस्टिक व्यू जो कि रसल ने अडॉप्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग देयर आर सेपरेट रियलिटीज़, अपने आप में डिफरेंट रियलिटीज़ है जो अपने आप में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है. ओके, तो एक it results from that a considerable part of what one would have to do to justify the sort of philosophy I wish to advocate consists in justifying the process of analysis. तो जैसे हमने बात करी रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस, इन दो चीज़ों के बाद लॉजिकल एटमिज्म की डॉक्ट्राइन तक हम पहुंचते हैं. One is often told that the process of analysis is falsification, that when you analyze any given concrete whole, you falsify it, and that the results of analysis are not true. I do not think that is right view. I do not mean to say, of course, and nobody would maintain that when you have analyzed, you keep everything that you had before you analyzed. If you did, you would never attain anything in analyzing. I do not propose to meet the views that I disagree with by controversy, by arguing against those views, but rather by positively setting forth what I would believe to be the truth about the matter, and endeavoring all the way through to make the views that I advocate result inevitably from absolute undeniable data. So after analyzing things, now first there are certain views iska who say ki analyze after analyzing things from a subjective perspective, there are so many differences, there are errors that a human can make, but Russell does not believe so. तो जब रसल बात करता है undeniable data की, अब undeniable data जो है is not to be regarded as synonymous with true data. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ऑन पेपर अगर हम उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, अनडिनाइबल डेटा एंड ट्रू डेटा, यू कैन यूज देम सिनोनिमसली. इन इंग्लिश लैंग्वेज हम इसको सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रसल अनडिनाइबल डेटा एंड ट्रू डेटा में डिफरेंस होता है.
ठीक है। अनडिनाइबल जो है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म है और ट्रू एक साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है। जैसे कि फ्री के भी जो है वो साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल टर्म्स के डिफरेंस के बीच में बात करता है कि हाउ ट्रूथ इज नॉट अ साइकोलॉजिकल टर्म बट अ फिलोसफिकल वन। तो जब रसल हाउ ही एक्सप्लेन्स इसकी, जब वो बोले कि समथिंग इज अनडिनाइबल, ओके, तो अनडिनाइबल का मतलब वो इस्टेब्लिश करते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जिसको कोई डिनाई नहीं करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू है। लेकिन ये बात है कि उस डेटा को कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा कि हाँ ये डेटा नहीं है या गलत है, वट ओके। सो and that is as it does not follow from that it is true, though it does follow that we shall all think it true. So the बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस ये कि जो हम बोलते हैं अनडिनाइबल डेटा के बारे में, तो अनडिनाइबल डेटा में हमें लगता है कि वो अनडिनाइबल है, मतलब कि वो ट्रू है, तो वो ट्रूथ के बहुत पास है, ट्रू डेटा के बहुत पास है, बट एक्चुअली में वो नहीं है। ओके, जब हम किसी भी थ्योरी ऑफ नॉलेज को कंसिडर करते हैं तो हम कुछ अनअवॉइडेबल सब्जेक्टिविटी उसमें इंक्लूड करते ही करते हैं, एंड दैट्स फॉर एवरीथिंग। हम वी कैन नॉट बी 100% ऑब्जेक्टिव इन एनीथिंग, क्योंकि जब हम बात करें कि व्हाट इज ट्रू ऑफ द वर्ल्ड, बट व्हाट बिकॉज यू नॉट कंसर्न सिंपली विद व्हाट इज ट्रू ऑफ द वर्ल्ड, बट व्हाट कैन आई नो ऑफ द वर्ल्ड। तो जब भी हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, किसी थ्योरी, किसी डॉक्ट्राइन तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहे जितना ट्राई कर लें, हम उसमें पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकते। हमारा क्वेश्चन ये नहीं होता कि व्हाट इज ट्रू ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या है, बट हम वर्ल्ड के बारे में कितना जान सकते हैं। तो व्हेन वी ब्रिंग दिस आई, दिस इज व्हेन इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, क्योंकि वो पर्सनल ह्यूमन के साथ रिलेट कर जाता है, इंडिविजुअल पर्सन के साथ वो रिलेट कर जाता है। सो व्हाट कैन आई नो ऑफ द वर्ल्ड वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माई लेट्स से मदर नोज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं जितना वर्ल्ड के बारे में जानती हूँ, मेरी मदर मुझसे अलग जानती है उस वर्ल्ड के बारे में, उससे कम ज़्यादा वट एवर, लेकिन देयर वुड बी अ डिफरेंस ऑलवेज। तो ये हुई हमारी सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि एवरीथिंग इज प्लेन एज इट इज। You always have to start any kind of argument from something which appears to you to be true. If it appears to you to be true, there is no more to be done. तो हम हमेशा कहाँ से शुरू करते हैं? Let's say अगर हम कोई philosophical doctrine भी propound करने की कोशिश करें, तो we always start with something that we believe to be true. हमें लगता है कि अच्छा this is the correct way to go about it, या ये correct solution है इस problem का, तो हम उसी के साथ शुरू करते हैं. That is what is subjectivity. You cannot go outside yourself and consider abstractly whether the things that appear to you to be true are true. You may do this in a particular case, whether one of your beliefs is changed in consequence of others among your beliefs. The reason that I call my doctrine logical atomism is because the atoms that I wish to arrive at as a sort of last residue in analysis are logical atoms and not physical atoms. अब ये एक और बहुत important point है कि these are not physical atoms, क्योंकि physics में भी हम atoms की बात करते हैं, sorry chemistry में, physics में, तो these are chemistry में हम जो atoms की बात करते हैं, this is not the atoms जिसके बारे में रसल बात कर रहा है. By logical atoms, what he means is some of them will be what I call particulars, such things as little patches of color or sounds, momentary things, and some of them will be predicates or relations and so on. The point is that the atom I wish to arrive is the atom of logical analysis, not the atom of physical analysis. So atom of logical analysis का मतलब क्या है? Logical atoms क्या है? Logical atoms is something which cannot be broken down further, जिसका atoms are something that are indivisible. तो एटम्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो किसी भी चीज़ की स्मॉलेस्ट यूनिट है. हम जो फिजिकल एनालिसिस में एटम्स का यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में एटम्स का यूज़ करते हैं, तो हम एटम्स को इनडिविजिबल बोलते हैं कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एटम्स जो है वो किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, ठीक है, जिससे एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ. तो बाय लॉजिकल एटम्स व्हाट रसल पॉइंट्स टू इज की the reality of the world, the facts, या तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लॉजिकल एटम्स मतलब जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन ना कर सके, उससे फर्दर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ट्रूथ्स अबाउट एनीथिंग. ठीक है, तो इट इज़ अ rather curious fact in philosophy that the data which are undeniable to start with are always rather vague and ambiguous. तो जब भी हम undeniable data की बात करते हैं ना कि this cannot be denied, वो हमेशा ambiguous होंगे, वो हमेशा vague होंगे, वो हमेशा precise या clear कभी नहीं होंगे. So जैसे कि अगर हम कहें कि there are a number of people in this room at this moment, अब ये एक undeniable data है कि इस रूम में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन ये डेटा अनडिनाइबल के साथ साथ ये एम्बिगुअस भी है, ये वेग भी है, ये अनक्लियर भी, क्योंकि हमें डेफिनेट नंबर नहीं पता कि कितने लोग हैं इस रूम में. सो दैट इज ऑब्वियसली इन सम सेंस अनडिनाइबल. ये अनडिनाइबल है, वी विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि हाँ इस रूम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये वेग है, ये अनक्लियर प्रिसाइज डेटा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं. व्हेन यू कम टू ट्राई एंड डिफाइन व्हाट दिस रूम इज, व्हाट इज इट फॉर अ पर्सन टू बी इन दिस रूम, हाउ वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम द अनदर, इस सब का काम हमें अनडिनाइबल डेटा से नहीं पता चलता. आंसर, ये रूम क्या है, यहाँ पे कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, क्यों हैं, दिस इन क्वेश्चंस का आंसर हमें अनडिनाइबल डेटा से नहीं मिलेगा. सो दैट इज अ rather singular fact that everything you are really sure of right off is something that you do not know the meaning of, and the moment you get a precise statement you will not be sure whether it is true or false, or at least right off. The process of sound philosophizing to my mind consists mainly in passing from these obvious, vague, ambiguous things that we feel quite sure of to something precise, clear, definite, which by reflection and analysis we find is involved in the vague thing that we start from, and is so to speak the real truth of which that vague thing is a sort of shadow. तो रसल के अकॉर्डिंग ये हुआ द प्रोसेस ऑफ फिलोसोफाइजिंग. फिलोसफी का मतलब रसल के लिए क्या है कि ऑब्वियस चीज़ है जो हमें ऑब्वियसली पता है कि हाँ ये ऑब्वियसली ट्रू है, दीज आर नॉट फॉल्स, क्योंकि वो अनडिनाइबल डेटा है. जैसे देर आर सो मेनी पीपल इन द रूम, देर आर मेनी पीपल इन द रूम, ये अनडिनाइबल डेटा है. दिस इज एन ऑब्वियस फैक्ट, क्योंकि दिख रहा है बहुत सारे लोग एक रूम में हैं. सो ये ऑब्वियस है, ये वेग है,
क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा रूम है, कितने लोग हैं, वो किस पर्पस के लिए है, ये एम्बिगुअस है, ये चीज़ें जो है हम इनके बारे में क्वाइट श्योर है, वी नो दैट यस देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस रूम, लेकिन इस ऑब्वियस वो एक एम्बिगुअस चीज़ों के से अबाउट विच वी आर क्वाइट श्योर ऑफ टू मूव फ्रॉम दीज टू समथिंग प्रिसाइज, क्लियर एंड डेफिनेट, जो कि हमें रिफ्लेक्शन और एनालिसिस से पता चलेगा। ये जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम एम्बिगुअस टू प्रिसाइज एंड क्लियर, ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। और हमें इससे पता चलता है कि जब हम किसी उस प्रिसाइज चीज़ तक पहुंचते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 150 पीपल इन रूम नंबर 23, तो जब हमने ये बोला दिस इज लेट्स फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज एज द सेंटेंस कैन गेट, इससे ज़्यादा प्रिसाइज हम नहीं ले जा सकते, तो जब हम देयर आर सो मेनी पीपल इन द रूम से मूव करते हैं, देयर आर 150 पीपल इन रूम नंबर 23, तो ये जो मूवमेंट हुआ है फ्रॉम एम्बिगुअस टू प्रिसाइज, ये हुआ है बाय रिफ्लेक्शन एंड बाय एनालिसिस। और ये जो हमें पता चलेगा कि जब हम उस प्रिसाइज चीज़ तक पहुंचे, हमेशा से जो वेग स्टेटमेंट हमने यूज़ किया था वो कहीं ना कहीं उस प्रिसाइज में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। I should like if time were longer and if I knew more than I do to spend a whole lecture on the conception of vagueness. I think vagueness is very much more important in the theory of knowledge than you would judge it to be from the writings of most people. तो vagueness बहुत important है, क्योंकि with the help of vagueness ही हम precise तक पहुंच जाएंगे। जब तक हम वेग वाली स्टेप तक नहीं पहुंचेंगे, हम precise और क्लियर और डेफिनेट की स्टेप तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वेगनेस भी फॉर रसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज वेग टू अ डिग्री यू डू नॉट रियलाइज टिल यू हैव ट्राइड टू मेक इट प्रिसाइज। तो जब तक हम उसको और प्रिसाइज नहीं बना सकते, वो हमारे लिए वेग ही रहेगा, वो हमें हमेशा उसमें एक डिग्री ऑफ वेगनेस हमेशा रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने बोला देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस रूम, तो ये दिस इज फॉर वन पर्सन इज प्रिसाइज, लेकिन स्टिल इट इज वेग। फिर हम मूव करें टुवर्ड्स मोर प्रिसाइज, देयर आर 150 पीपल इन रूम नंबर 23, तो जब हम उस सेंटेंस तक पहुंचे तो हमारा पहला वाला सेंटेंस हैज बिकम वेग नाउ एंड देन दिस सेंटेंस इज प्रिसाइज फॉर अस कि 150 पीपल इन रूम 23। जब हम पहुंचे देयर आर 150 पीपल इन रूम नंबर 23 ड्रेस्ड इन कलर ब्लैक, तो हम और प्रिसाइज स्टेटमेंट तक पहुंचे और हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट वेग हो गया। तो वो everything is precise is so remote from everything that we normally think that you cannot for a moment suppose that it is what we really mean when we say what we think. तो जो precision है, जो definite character है किसी भी उसका, वो बहुत दूर है। हमें लगता है कि हम एक precise या definite statement बोल रहे हैं, लेकिन actually में वो precision बहुत दूर होता है। तो हम mostly हम ये degree of vagueness में ही deal करते हैं। When you pass from the vague to the precise by the method of analysis and reflection that I am speaking of, you always run a certain risk of error. तो जब हम ये reflection और analysis की हेल्प से vague से precise वाले उसमें move कर रहे हैं, shift कर रहे हैं, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ error, risk of error हमेशा होता है कि हमसे कुछ गलती होगी, कुछ मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा। If I start with a statement that there are so and so many people in this room and then set to work to make the statement precise, I shall run a great many risks and it will be extremely likely that any precise statement that I make will be something not true at all. So you cannot very easily or simply get from these vague undeniable things to precise things which are going to retain the undeniability of the starting point. The precise propositions that you arrive at may be logically premises to the system that you build upon the basis of them, but they are not premises for the theory of knowledge. So ये precise चीज़ें जो है is a logical in nature and but still they always have certain risk of error in them. वो हमेशा there is a probability, there is a chance कि उसमें कोई ना कोई error हुआ है. It is important to realize the difference between that from which your knowledge is in fact derived and that from which if you already had complete knowledge you would deduce it. तो एक difference है, दो चीज़ों में difference है। हमारे पास किसी चीज़ के बारे में complete knowledge है और उससे हम कोई चीज़ deduce कर रहे हैं, and then कोई ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज मिल रही है। तो पहले वाले में नॉलेज इज अ प्रीकर्सर, वो प्री एग्जिस्टिंग है कि नॉलेज हमारे पास उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी है, नाउ वी आर डिड्यूसिंग समथिंग फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग नॉलेज। और दूसरा है एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमें फर्दर नॉलेज मिल रही है। दोज आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। द सॉर्ट ऑफ प्रीमिस दैट अ लॉजिशियन विल टेक फॉर अ साइंस विल नॉट बी द सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच इज फर्स्ट नोन और easiest known. It will be proposition having great deductive power, great cogency and exactitude, quite a different thing from the actual premise that your knowledge is started from. तो साइंस के केसेस में, लॉजिशियंस के केसेस में, लॉजिशियंस व्हाट दे डू, दे डिड्यूस थिंग्स। द फर्स्ट उनका मेन थिंग इज कि सबसे पहले वो they deduce things from knowledge. They already have उतना knowledge और उससे फिर चीज़ें deduce करते हैं, not make knowledge as we do in normal life. When you're talking of the premise for a theory of knowledge, you're not talking of anything objective, but of something that will vary from man to man, because the premise of one man's theory of knowledge will not be the same as those of another man's. There is a great tendency among a very large school to suppose that when you are trying to philosophize about what you know, you ought to carry back your premise further and further into the region of the inexact and vague, beyond the point where you yourself are right back to the child or monkey, and that anything whatsoever that you seem to know, but that psychologists recognize as being the product of previous thought and analysis and reflection on your part, cannot really be taken as premise in your own knowledge. तो we move towards it. हम लोग precise, हम लोग definite, हम लोग clear की तरफ move करते हैं, लेकिन there's a great deal of confusion. हमें लगता है कि वो चीज़ हमें पता है या हमें अब पता चली है, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट वो हमें क्या रिवील करेगा कि ये ऑलरेडी हमारे एनालिसिस और रिफ्लेक्शन में एग्जिस्ट कर रही थी और ये हमारे नॉलेज का पार्ट थी, हम उसको डिड्यूस कर रहे हैं। तो
there's a very big difference, और बहुत it's a misconception according to Russell कि जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं from the vague to precise, इसके बीच में एक बहुत बड़ा misconception आता है, एक बहुत बड़ा हम लीप लेते हैं जिसके बाद हम उस precise तक पहुंच पाते हैं, जो कि precise is still very vague, जो हमें लगता है is true but it is actually not. That I say is a theory which is very widely held and which is used against that kind of analytic outlook which I wish to urge. It seems to me that when your object is not simply to study the history or development of mind but to ascertain the nature of the world, you do not want to go any further back than you already yourself are. तो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स. हम पढ़ रहे हैं द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड देन हम पढ़ रहे हैं द हिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ माइंड विच इज साइकोलॉजी. माइंड की हिस्ट्री, माइंड का डेवलपमेंट इज व्हाट इज साइकोलॉजी, एंड नेचर ऑफ द वर्ल्ड को समझने की कोशिश करना इज व्हाट इज फिलोसफी. यू नो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग. सो you do not want to go back to the vagueness of the child or monkey, because you will find that quite sufficient difficulties raised by your own vagueness. But there one is confronted by one of those difficulties that occur constantly in philosophy, where you have two ultimate prejudices conflicting and where argument ceases. There is the type of mind which considers that what is called primitive experience must be a better guide to wisdom than the experience of a reflective person, and there is the type of mind which takes exactly the opposite view. Now there are two things, okay. वन इज इंट्यूटिव माइंड, ठीक है, दूसरा है द रिफ्लेक्टिव माइंड. तो देर आर टू थिंग्स हियर. एक है एक व्यू के अकॉर्डिंग जो प्रिमिटिव एक्सपीरियंस है वो हमेशा मतलब वो जो है वो हमें एक बेटर गाइड बनेगा विजडम की, मतलब इट विल बी अ बेटर सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर अस बिकॉज दैट इज व्हाट इज इंट्यूटिव नॉलेज टू अस. एंड देन द अदर थिंग इज वो रिफ्लेक्टिव थॉट. आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर एनालिसिस, we will have a better hold of the theory of knowledge. So on that point I cannot see any argument whatsoever. It is quite clear that a highly educated person sees, hears, feels just everything in a very different way from a young child or animal, and that this whole manner of experiencing the world and of thinking about the world is very much more analytic than that of a more primitive experience. ये in discussion is clear because of two reasons. One reason is the theory of intuitive knowledge, and the other is in psychology as well. कई बार ऐसा that is what is some psychologists consider and believe कि जो intuitive mind होता है, जो primitive mind होता है, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सीख करता है. इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन सीख करने की मतलब से कि वो जो प्रिमिटिव माइंड है हमारा, वो कोई कस्टम्स, कोई ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, इसीलिए वो वही करता है जो उसे सही लगता है, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इज कि when that mind, जो primitive mind है according to some psychologists या some believers in this theory, जो primitive mind है ना, that is not brainwashed by any customs or any traditions. और ये brainwashing it's not a purposeful thing जो जानबूझ के brainwashing करी जाती है, बट ये हो जाती है हमारे environment में देखकर, हमारे आसपास देखकर. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो दिस इज अ वेरी वेरी फेक और ऐसे एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक जो छोटा बच्चा होता है, द चाइल्ड नेवर डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन पीपल, ठीक है. द चाइल्ड इज नॉट कंसर्न्ड वेदर कि अच्छा कलर क्या है स्किन का, रेस कौन सी है, कास्ट कौन सी है, रिलीजन कौन सी है. वो उस बच्चे को दिखता है कि ओके दैट पर्सन उसको पसंद आ गया तो बस फॉर सम रीजन पसंद आ गया. द चाइल्ड स्टार्ट्स प्लेइंग, मतलब द चाइल्ड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट. बट देन क्योंकि ये चाइल्ड का प्रिमिटिव एक्सपीरियंस है, प्रिमिटिव माइंड है, तो चाइल्ड वही कर रहा है जो उससे सही लग रहा है, जो कि माइंड में ऑलरेडी सही और गलत की हमारी समझ है वो कर रहा है. लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा हुआ, एनवायरमेंट को देखकर, पेरेंट्स से सीखकर, सोसाइटी से सीखकर, व्हाट ही स्टार्ट्स डूइंग इज ही स्टार्ट्स डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से रेस और कलर और व्हाटएवर इट इज. एक प्रेजुडिस बन जाता है माइंड में कि अच्छा इफ द पर्सन हैज डार्क कलर देन वो लेस इंटेलिजेंट, व्हाटएवर एबीसी. सो दिस इज व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव माइंड. Now this is just one example जिसमें हमने एक नेगेटिव केस लिया है कि रिफ्लेक्शन के बाद समथिंग लाइक दिस हैपेंस, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस, बट दिस इज एन एग्जाम्पल. तो रसल जो है वो सपोर्ट करता है रिफ्लेक्टिव माइंड की थ्योरी को कि एक पर्सन जो हाईली एजुकेटेड है, रिफ्लेक्टिव माइंड है, जिसने एनालिसिस करा हुआ है, दैट पर्सन विल सी थिंग्स इन अ मच डिफरेंट लाइट दैन द प्रिमिटिव एक्सपीरियंस पर्सन. तो रसल ऑलवेज supports that reflective mind वाली view कि wherein one person has experienced certain things, उसने reflect करी चीज़ों को, analysis करा है, and that person is much different. The things we have got to take as premises in any kind of work of analysis are the things which appear to us undeniable to us here and now as we are, and I think on the whole that the sort of method adopted by Descartes is right, but that you should set to work to doubt things and retain only what you cannot doubt because of its clearness and distinctness, not because you are sure not to be induced into error, for there does not exist a method which will safeguard you against the possibility of error. The wish for perfect security is one of those snares we're always falling into and is just as untenable in the realm of knowledge as in everything else. Nevertheless, granting all of this, I think that Descartes' method is on the whole a sound one for starting point. तो ऑफकोर्स अब तक रसल दो फिलोसफर्स मेंशन करता है, ही गोज अगेंस्ट हीगल, ही गोज इन सपोर्ट ऑफ डेस्कार्ट्स कि डेस्कार्ट्स कैसे हर चीज़ को डाउट करना शुरू कर देता है कि आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, वेदर आई एग्जिस्ट और नॉट, वेदर दिस माई बॉडी एग्जिस्ट और नॉट. ही स्टार्ट्स विद दिस डाउटिंग प्रोसेस. तो रसल सेज कि हमें इस डाउटिंग प्रोसेस के साथ स्टार्ट करना है, हमें ये चीज़ रियलाइज करना है कि हमें अभी तक जो भी पता है वो वेग है, हम अभी तक उसकी प्रिसाइज डेफिनेशन तक नहीं पहुंचे. हम जितना प्रिसाइज बनाते जाएंगे वो उतना प्रिसाइज होते जाएगा, लेकिन हम उस परफेक्ट प्रिसीजन तक कभी अभी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे. सो दैट इज व्हाट रसल सेज कि वी हैव टू स्टार्ट डाउटिंग एवरीथिंग फर्स्ट कि अच्छा व्हाट वी नो इज वेग, व्हाट वी नो इज रॉन्ग, एंड दैट इज हाउ वी विल स्टार्ट टू रीच टू द प्रिसाइज या डेफिनेट या क्लियर वाली. I propose therefore always to begin any argument that I have to make by appealing to data which will be quite ludicrously obvious. तो रसल हमेशा ऐसे डेटा के साथ करेगा जो बहुत ऑब्वियस है बट वो वेग है, वो एम्बिगुअस. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यार तो दिस इज इट, ये तो हो ही रहा है, बट देन वो एम्बिगुअस है, वो वेग है. Any philosophical skill that is required will consist in the selection of those which are capable of yielding a good deal of reflection and analysis, and in the reflection and analysis themselves. तो यहाँ पे
what method he is trying to adopt, उसके लिए एक बहुत important चीज़ है reflection and analysis, खुद का भी है चीज़ों का भी. What I have said so far is by way of introduction. The first truism to which I wish to draw your attention, and I hope you will agree with me that these things that I call truisms are so obvious that it is almost laughable to mention them, is that the world contains facts, which are what they are, whatever we may choose to think about them, and there are also beliefs which have reference to facts, and by reference to facts are either true or false. I will try first of all to give you a preliminary explanation of what I mean by a fact. When I speak of a fact, I do not propose to attempt an exact definition, but an explanation so that you will know what I'm talking about. I mean the kind of thing that makes a proposition true or false. So, बहुत important चीज़ यहाँ पर रसल point out करते हैं कि facts अपने आप में true या false नहीं होते. फैक्ट्स की मदद से जो प्रोपोजिशंस बनते हैं वो ट्रू या फॉल्स होते हैं. मतलब प्रोपोजिशंस को हम ट्रू या फॉल्स डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल, प्रसन्न ने जो एग्जांपल है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दैट एग्जांपल. उसके पहले फैक्ट्स व्हाट दे आर, जो है वही चीज़ है. द एग्जैक्ट हैपनिंग, द एग्जैक्ट सिचुएशन, सर्कमस्टांस जो भी है, जो करंट स्टेट है, दैट इज व्हाट द फैक्ट इज, यू नो. एंड जो प्रोपोजिशंस है दे आर falsified or verified with the help of facts, and beliefs again with the help of facts. हमारे बिलीव्स या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम एक स्टेटमेंट है, इट इज रेनिंग. What I say is true in a certain condition of weather and is false in other conditions of weather. The condition of weather that makes my statement true or false, or the cause may be, is that what should call a fact. तो fact क्या हुआ? वो current present situation. Fact ये नहीं है कि it is raining. It is raining is a proposition. It is raining जो है वो true भी हो सकता है, वो false भी हो सकता है. लेकिन वो fact कब बनेगा? जब हम it is raining को apply करेंगे एक certain situation में, certain condition में, certain weather condition में. ठीक है. Let's say I'm in London and then it's raining in New York and I'm saying it is raining. So this is a proposition which is false. अगर हम लंदन की उससे देखें तो it is false, क्योंकि लंदन में रेनिंग नहीं हो रही है, लेकिन न्यूयॉर्क में it is true. So the fact is that the point is that it is raining in New York. तो न्यूयॉर्क में वो certain weather conditions हुई है जिसकी वजह से it is raining there, and that is what the fact is. The fact के लिए the condition of whether that makes my statement true is what I should call a fact. So जैसे कि if I say Socrates is dead, my statement will be true owing to a certain physiological occurrence which happened in Athens long ago. If I say gravitation varies inversely as the square of the distance, my statement is rendered true by astronomical fact. If I say 2 and 2 are 4, it is arithmetical fact that makes my statement true. On the other hand, if I say Socrates is alive or gravitation varies directly as a distance, or 2 and 2 are 5, the very same facts which made my previous statements true show that these new statements are false. तो जब हम बोल रहे हैं it is raining, Socrates is dead, Socrates is tall, the boy is sweet, ये जितनी भी statements हम बोल रहे हैं यार propositions, and propositions के पास property होती है to be true or false. Facts के पास ये property नहीं होती है to be true or false. तो फैक्ट्स जो है वो प्रेजेंट कंडीशंस है फॉर समथिंग, फॉर अ प्रोपोजिशन टू बी ट्रू. एक प्रोपोजिशन के ट्रू होने के लिए जो कंडीशंस और जो सिचुएशंस चाहिए, हम उन कंडीशंस एंड सिचुएशंस को फैक्ट्स बोलते हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूँ इट इज रेनिंग, तो इसको फैक्ट बनने के लिए वो कंडीशंस होनी चाहिए. अच्छा, वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में ये टेम्परेचर हो रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, तब वो ब्लैक क्लाउड्स हो रहे हैं, पानी की ड्रॉप्स, प्रेसिपिटेशन हो रहा है. दैट इज व्हाट दीज आर व्हाट आर फैक्ट्स, क्योंकि ये कंडीशंस चाहिए फॉर द प्रोपोजिशन इट इज रेनिंग टू बी ट्रू. आई वांट यू टू रियलाइज दैट व्हेन आई स्पीक ऑफ अ फैक्ट, आई डू नॉट मीन अ पर्टिकुलर एक्जिस्टिंग थिंग्स सच एज Socrates, the rain or the sun. फैक्ट्स ये मटेरियल चीजें नहीं है कि Socrates is a fact या sun is a fact. No, Socrates himself does not render any statement true or false. You might be inclined to suppose that all by himself he would give truth to the statement Socrates existed. So what is a matter of fact? That is a mistake. It is due to confusion which I try to explain in the sixth section of this course. When I come to deal with the notion of existence, Socrates himself or any particular thing just by itself does not make any proposition true or false. तो Socrates या कोई material चीज अपने आप में fact नहीं है. जैसे मान लो अगर हम बोल रहे कि it is raining and then there are certain drops of water falling from the sky. तो ये जो drops of water जो आसमान से गिरे, these are not facts. क्योंकि फैक्ट्स मटेरियल चीजें नहीं होती हैं जो किसी प्रोपोजिशन को ट्रू या फॉल्स बना देगी. Socrates is dead and Socrates is alive are both of them statements about Socrates. One is true, other is false. What I call a fact is the sort of thing that is expressed by a whole sentence, not by a single name like Socrates. When a single word does come to express a fact like fire or wolf, it is always due to an unexpressed context, and the full expression of a fact will always involve a sentence. So for Russell, this is a very important thing कि a fact will always involve a sentence. ये हम दे रहे हैं what is the definition of a fact. A fact will always involve a sentence. A fact is not a particular existing thing. कोई material चीज़ नहीं होती है fact, जो exist कर रही होती है. We express a fact, for example, when we say that a certain thing has a certain property or that it has a certain relation to another thing, but the thing which has the property or the relation is not what I call a fact. तो वो चीज़ एक fact नहीं होती है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि इस चीज़ के पास ये property है, इसका इस चीज़ के साथ ऐसा relation है, that is what is when we call as fact. It is important to observe that facts belong to the objective world. ये एक और बहुत important point है यहाँ पर कि facts जो है वो objective world में exist करते हैं. Objective world में exist करने का मतलब कि fact remains. Fact वैसा ही है, चाहे कोई person उसको कैसे भी view करे, the fact is not going to change. They are not created by our thought.
or believes except in special cases. That is one of the sort of things which I should set up as an obvious truism, but of course one is aware the moment one has read any philosophy at all how very much there is to be said before such statement, as that can become the kind of position that you want. The first thing I want to emphasize is that the outer world, the world so to speak, which knowledge is aiming at knowing, is not completely described by a lot of particulars, but that you must also take account of these things that I call facts, which are the sort of things that you express by a sentence, and then these, just as much as particular chairs and tables, are part of the real world. तो जो वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, जो नॉलेज एम कर रहा है टू नो, नॉलेज का एम क्या है, टू नो द वर्ल्ड, तो वो वर्ल्ड जो है वो सिर्फ हम पर्टिकुलर से एक्सप्लेन नहीं करते. पर्टिकुलर्स मीन्स द मटीरियल चीज़ है कि जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज नॉट जस्ट क्रिएटेड बाय द टेबल्स एंड द चेयर्स एंड ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड गार्डन्स. नो, इट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय द फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स जो है वो हम विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर्स की हेल्प से. तो जितना हम पर्टिकुलर्स की हेल्प से रियल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम फैक्ट्स की हेल्प से वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं. एक्सेप्ट इन साइकोलॉजी, मोस्ट ऑफ आवर स्टेटमेंट्स आर नॉट इंटेंडेड merely to express our condition of mind, though that is often all that they succeed in doing. They are intended to express facts, which, except when they are psychological facts, will be about the outer world. There are such facts involved equally when we speak truly and when we speak falsely. When we speak falsely, it is an objective fact that makes what we may say false, and it is an objective fact which makes what we say true when we speak truly. तो fact exist कर रहा है वैसे के वैसे. अब जो हम बोल रहे हैं वो वेरीफाई होता है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट. तो एक फैक्ट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि सर्टन वेदर कंडीशंस है, इतना टेम्परेचर, इतना ह्यूमिडिटी, इसी टेम्परेचर, इसी ह्यूमिडिटी, इतनी ब्लैक क्लाउड्स में बारिश होगी. दैट इज समथिंग विच इज अ फैक्ट. जो कंडीशंस है, जो स्टेट है, करंट स्टेट है. एंड जब हम बोल रहे हैं इट इज रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, ये स्टेटमेंट्स है, ये प्रोपोजिशंस है, जो कि विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स कि उतना टेम्परेचर, उतनी ह्यूमिडिटी, उतना प्रेसिपिटेशन है कि नहीं है, विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्ट्स हम वेरीफाई करेंगे हमारा प्रोपोजिशन इज ट्रू और whether it is false. There are great many different kinds of facts, and we shall be concerned in later lectures with certain amount of classification of facts. I will just point out a few kinds of facts to begin with, so you may not imagine the facts are all very much alike. तो अब हम देखते हैं what are the kind of facts. The particular facts जैसे this is white, एक particular fact है. Then हो गए general facts जैसे कि all men are mortal. पर्टिकुलर फैक्ट मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज व्हाइट इन कलर, ठीक है, इट इज व्हाइट इन कलर एंड नॉट अ कलरफुल ऑब्जेक्ट, और जो भी हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पर्टिकुलर फैक्ट बता रहे हैं. फिर जनरल फैक्ट्स, ऑल मेन आर मॉर्टल. दिस इज जनरल थिंग, जो एक क्लास के सारे मैन की बात कर रहा है, जनरली की बात कर रहा है कि जनरली मतलब सारे मैन जो है वो मॉर्टल होते हैं. Of course, the distinction between particular and general facts is one of the most important. There again, it would be a very great mistake to suppose that you could describe the world completely by means of particular facts alone. Suppose that you had succeeded in chronicling every single particular fact throughout the universe, and that there did not exist a single particular fact of any sort anywhere that you had not chronicled. You still would not have got a complete description of the universe unless you also added these that I have chronicled are all the particular facts there are. तो सिर्फ particular facts की हेल्प से हम लोग पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें particular facts के साथ general facts को भी ऐड करना पड़ेगा. जैसे कि हमने सारी particular facts को कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को एक कंक्लूडिंग लाइन के लिए वील हैव टू ऐड द जनरल फैक्ट दैट दीज दैट आई हैव क्रॉनिकल्ड आर ऑल द पर्टिकुलर फैक्ट्स दैट देयर आर, कि जितने थे वो सारे के सारे पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं. सो यू कैन नॉट होप टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड कंप्लीटली विदाउट हैविंग जनरल फैक्ट्स एज वेल एज पर्टिकुलर फैक्ट्स. अनदर डिस्टिंक्शन व्हिच इज परहैप्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू मेक इज बिटवीन पॉजिटिव फैक्ट्स एंड नेगेटिव फैक्ट्स. हम टाइप ऑफ फैक्ट्स में हमने पहले देखा जनरल एंड पर्टिकुलर फैक्ट्स, अब हम देखने पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स. सच एज Socrates was alive is a positive fact and Socrates is not alive is a negative fact, but the distinction is difficult to make precise. Then there are facts that concerning particular things or particular qualities or relations, and apart from them the completely general facts of the sort that you have in logic, where there is no mention of any constituent whatever of the actual world, no mention of any particular thing or particular quality or particular relation. Indeed, strictly you may say no mention of anything. Such a proposition is if one class is part of another, a term which is a member of the one is also a member of the other. All those words that come in the statement of a pure logical proposition are words really belonging to a syntax. तो एक वो particular syntax, एक particular rule regulation with a meaning को वो ये words belong करते हैं. They are words merely expressing form or connection, not mentioning any particular constituent of the proposition in which they occur. तो जब हम general facts की बात करते हैं, जो हम logical propositions में use करते हैं, तो ये जो general facts है ये किसी particular चीज़ के बारे में कोई particular quality या relation नहीं बता रहे हैं. This is of course a thing that wants to be proved. I am not laying it down as self-evident. Then there are facts about the properties of single things and facts about the relations between the two things, three things and so on, and any number of different classifications on some of the facts in the world which are important for different purposes. तो ऐसा नहीं है कि जो general facts है ये self-evident है कि इन्हें हमें prove करने की ज़रूरत नहीं है. These general facts are also facts जिनको हमें prove करने की ज़रूरत होती है, but then they are taken as very general facts जिसमें हमें पूरी class के बारे में बात करें, all members that belong to a certain class. It is obvious that there is not a dualism of true and false facts. There are only just facts. ये एक और बहुत important point है यहाँ पे कि there is not a dualism of facts.
कि फैक्ट्स जो होती हैं उनके पास ये डुअल कैरेक्टर नहीं होता है, प्रोपोजिशंस के पास डुअल कैरेक्टर होता है कि प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स। तो फैक्ट्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि फैक्ट्स जो है वो ना तो ट्रू होते हैं ना ही फॉल्स होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैक्ट्स, फॉल्स की तो बात ही नहीं करी, लेकिन फैक्ट्स ट्रू भी नहीं होते, क्योंकि जिसमें अगर ये कैपेबिलिटी है कि वो ट्रू हो सकता है तो उसमें उतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो फॉल्स भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि फैक्ट्स कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी फॉल्स, वो ट्रू भी नहीं होते हैं, वो फॉल्स भी नहीं होता है। तो हमने फैक्ट्स के बारे में ये जो हमने इतना डिस्कशन किया, उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखा, समझा कि कैसे फैक्ट सेंटेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो नॉन डुअलिस्टिक कैरेक्टर के होते हैं, वो ट्रू भी नहीं होते हैं, वो फॉल्स भी नहीं होते हैं, वो जनरल और पर्टिकुलर फैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फैक्ट्स होते हैं, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं प्रोपोजिशंस की, स्टेटमेंट्स की, जजमेंट्स की। तो प्रोपोजिशंस में या स्टेटमेंट्स या जजमेंट्स में, हम इसको सिनोनिमसली यहाँ पे रसल यूज़ कर रहा है, इनमें क्वालिटी होती है हैव द क्वालिटी ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। एंड ये ट्रूथ और फॉल्सहुड कौन एस्टैब्लिश करता है? एक प्रोपोजिशन की ट्रूथ और फॉल्सहुड एस्टैब्लिश होती है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स। तो लॉजिक के पर्पसेस से, आई थिंक फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी ऑफ नॉलेज, दो नॉट, आई थिंक इट इज नेचुरल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन द प्रोपोजिशन एज द थिंग विच इज गोइंग टू बी अ टिपिकल व्हीकल ऑन द डुअलिटी ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। तो लॉजिक के पर्पसेस से प्रोपोजिशन है जिसके लिए हम क्वालिटीज देखेंगे ट्रूथ एंड फॉल्सहुड की। एक प्रोपोजिशन जो है इज अ सेंटेंस इन द इंडिकेटिव, अ सेंटेंस असर्टिंग समथिंग, नॉट क्वेश्चनिंग, नॉट कमांडिंग, नॉट विशिंग। ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने देखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंडिकेटिव सेंटेंसेस। तो जो इंपेरेटिव या जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या हम कुछ कमांड कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई कमांड हो रही है, लाइक शट द डोर, सिट डाउन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये होती है कमांडिंग वाली इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज इन फूड टुडे, व्हाट इज इन लंच टुडे, व्हाटएवर, ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को हटा के व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोपोजिशन, हम लोग सिर्फ इंडिकेटिव सेंटेंसेस की बात करें। तो हमने यहाँ पर प्रोपोजिशन के डिस्कशन में पहले ही ये चीज़ एस्टैब्लिश कर ली कि हम बात कर रहे हैं इंडिकेटिव सेंटेंसेस की, जो कुछ चीज़ असर्ट कर रहे हैं, जो असर्ट कर रहे हैं whether something is true or whether something is false. It may also be a sentence of that sort preceded by the word that. For example, that Socrates is alive. The two and 2 are 4. That 2 and 2 are 5. Anything of that sort will be a proposition. So, preceded by word that may also be a sentence that sort preceded by the word that. A proposition is just a symbol. एक proposition क्या होता है? एक symbol है। कैसा symbol है? Complex symbol है, क्योंकि उसके बहुत सारे parts होते हैं which are also symbols. तो जो proposition होते हैं ना, वो complex symbols होते हैं, वो different symbols के makeup होते हैं। A symbol may be defined as complex when it has parts that are symbols in a sentence containing several words. The several words are each symbols and the sentence comprising them is therefore a complex symbol in that sense. There is a good deal of importance to philosophy in the theory of symbolism, a good deal more than one time, I thought. I think the importance is almost entirely negative. That is, the importance lies in the fact that unless you are fairly self-conscious about symbols, unless you are fairly aware of the relation of the symbol to what it symbolizes, you will find yourself attributing to the thing properties which only belong to the symbol. That, of course, is especially likely in various fact studies such as philosophical logic, because the subject matter that you're supposed to be thinking of is so exceedingly difficult and elusive that any person who has ever tried to think about it knows that you do not think about it except perhaps once in 6 months or for half a minute. The rest of the time you think about the symbols because they are tangible, but the thing you are supposed to be thinking about is fearfully difficult and one does not often manage to think about it. तो जो हम हर वर्ड को रिप्रेजेंट, जो हम हर वर्ड एक सेंटेंस में हम जितने भी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो सारे वर्ड्स क्या है? दोज वर्ड्स आर बेसिकली सिम्बल्स जो एक पर्टिकुलर चीज़ को सिम्बलाइज कर रही हैं। और वो वर्ड्स जिस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं उसके बारे में तो हम बहुत कम सोचते हैं। हम लोग ज़्यादातर डील करते हैं सिम्बल्स के साथ में, उसके रिप्रेजेंटेशन के साथ में। और क्योंकि प्रोपोजिशन जो है वो बहुत सारे वर्ड्स के बने हुए थे, इंडिकेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए प्रोपोजिशन इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स सिंबल होता है जिसको हम फर्दर सिंपल सिंबल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो द रियली गुड फिलोसोफर इज द वन हु डज once in 6 months think about it for a minute. Bad philosophers never do. What he's trying to say is कि good philosophers कौन है? जो एटलीस्ट वंस, कभी ना कभी, वो जो सिंबल्स जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। क्योंकि बैड फिलोसोफर्स तो कभी उन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं, वो हमेशा उन सिंबल्स के साथ इतने वो रहते हैं, विच इज़ द अपीयरेंस ऑफ दैट थिंग। सिंबल्स जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका अपीयरेंस है जिस चीज़ को वो सिंबलाइज कर रही है। दैट इज वाई द थ्योरी ऑफ सिंबलिज्म हैज अ सर्टेन इंपॉर्टेंस, बिकॉज अदरवाइज इज सो सर्टेन टू मिस्टेक द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंबलिज्म फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग। सो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है द थिंग इटसेल्फ एंड एक है उस थिंग का सिंबल जो हम वर्ड यूज करते हैं उस थिंग के लिए। तो उस चीज़ की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट एंड उस वर्ड की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट। सो प्रॉपर्टी ऑफ दैट वर्ड इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द सिंबल्स। द सॉर्ट ऑफ Now it has interesting sides of it too. There are different kinds of symbols, different kinds of relation between symbols, what is symbolized, and very important fallacies arise from not realizing this. The sort of contradictions about which I shall be speaking in connection with types in a later lecture all arise from mistakes in symbolism, from putting one sort of symbol in the place where another sort of symbol ought to be. तो problems कहाँ आती है symbolism में? जब हम एक symbol की जगह दूसरा symbol place कर देते हैं. Some of the notions that have been thought absolutely fundamental in philosophy have arisen, I believe, entirely through mistakes as to symbolism. Example, the notion of existence, or if you like, reality. तो for Russell जो symbols है वो क्या है? वो बेसिकली आर द अपीयरेंस टू रियलिटी। ये एक रियलिटी है, रियलिटी इज द थिंग इटसेल्फ, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और फिर उस चीज़ का सिंबल हुआ, उसका अपीयरेंस हुआ वो वर्ड जिसके साथ हम उस
थिंग को डिनोट कर रहे हैं। तो जब इन दोनों का कोइंसिडेंस नहीं हो पाता, इन दोनों का रिलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। और जैसे कि नोशन ऑफ एग्जिस्टेंस में, रियलिटी में बहुत सारे मिस्टेक्स इस सिंबलिज्म की मिस्टेक्स की वजह से आते हैं। दोज टू वर्ड्स स्टैंड फॉर अ ग्रेट डील दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन philosophy. There has been the theory about every proposition being really a description of reality as a whole and so on, and altogether these notions of reality and existence have played a very prominent part in philosophy. Now my own belief is that as they have occurred in philosophy, they have been entirely the outcome of a model about symbolism, and that when you have cleared up that model, you find that practically everything that has been said about existence is sheer and simple mistake, and that is all you can say about it. I shall go into that later lecture, but as an example of the way in which symbolism is important. So this is all, ये जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा, this is basically एक बाद के लेक्चर का kind of like introduction था, जिसमें symbolism के बारे में रसल डिस्कस करता, which is not a part of our syllabus currently. So perhaps I ought to say a word or two about what I am understanding by symbolism, because I think some people think you only mean mathematical symbols when you talk about symbolism. I'm using it in a sense to include all language of every sort and kind, so that every word is a symbol and every sentence and so forth. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रसल सिम्बल्स के बारे में बात कर रहा है, उस सिम्बल्स में कंप्लीट सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ऑल वर्ड्स उसमें आते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल लैंग्वेज हो, चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, वट एवर लैंग्वेज इट इज़, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, ये सारे वर्ड्स इन ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ देम आर सिम्बल्स. तो जब सिम्बल की बात करते हैं, what Russell means is something that means something else, and as to what I mean by meaning, I'm not prepared to tell you. तो what he means by meaning वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिंबल का मतलब वो चीज़ जो कोई और चीज़ जिसका मतलब है. द सिंबल इज समथिंग विच मीन्स समथिंग एल्स. So I will in the course of time enumerate a strictly infinite number of different things that meaning may mean, but I shall not consider that I have exhausted the discussion by doing that. I think that the notion of meaning is always more or less psychological, and that it is not possible to get a pure logical theory of meaning, nor therefore of symbolism. So symbolism और meaning की हम pure theory इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि these things are psychological in nature and our discussion is philosophical in nature. I think that it is of the very essence of the explanation of what you mean by symbol to take account of such things as knowing, of cognitive relations, and probably also of association. At any rate, I am pretty clear that the theory of symbolism and the use of symbolism is not a thing that can be explained in pure logic without taking account of the various cognitive relations that you may have to things. तो हम लोग बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म, थ्योरी ऑफ मीनिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इन चीज़ों का साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी होता है जो हम अभी फिलोसफिकल स्टडी में इंक्लूड नहीं कर सकते. लेकिन फिर भी रसल ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाट ही मीन्स बाय सिंबल्स एंड व्हाट ही मीन्स बाय मीनिंग एंड मीन्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो जब रसल यूज करता है मीनिंग, तो he'll give us a few examples. जैसे कि the word Socrates, you will say means a certain man. The word mortal means a certain quality, and the sentence Socrates is mortal means a certain fact. But these three sorts of meaning are entirely distinct, and you will get into the most hopeless contradictions if you think the word meaning has the same meaning in each of these three cases. So Socrates, man, and Socrates mortal, and Socrates is mortal. ये तीन डिफरेंट चीज़ है. एक है Socrates, ये बताता है एक सर्टन मैन को, ये इसका मतलब है सर्टन मैन. मॉर्टल इसका मतलब है सर्टन क्वालिटी, एंड सॉक्रेटीज इज मॉर्टल इसका मतलब है एक सर्टन फैक्ट. तो ये जो मतलब है, ये तीनों मतलब आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तीनों के तीनों सिंबल्स हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग है, लेकिन ये जो तीनों मीनिंग हम बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ क्वालिटी, एंड मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ क्वालिटी, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फैक्ट, तीनों में मीनिंग का बहुत डिफरेंट मतलब है. तो तीनों में मीनिंग जो है वो इट्स डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू सपोज दैट देयर इज जस्ट वन थिंग व्हिच इज मेंट बाय मीनिंग, एंड देयरफॉर देयर इज जस्ट वन सॉर्ट ऑफ रिलेशन ऑफ द सिंबल टू व्हाट इज सिंबलाइज्ड. तो सिर्फ एक रिलेशन ये देखिए, बस सिंबल उसका जो जिस चीज़ को वो सिंबलाइज कर रहा है उसका मीनिंग, मतलब जिस चीज़ को जो सिंबल है वो बेसिकली इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इट इज सिंबलाइजिंग. सिर्फ ये एक रिलेशन नहीं होता है सिंबल एंड सिंबलाइज्ड के बीच में, या मीनिंग और सिंबलाइज्ड के बीच में. अ नेम वुड बी अ प्रॉपर सिंबल टू यूज फॉर अ पर्सन, अ सेंटेंस इज द प्रॉपर सिंबल फॉर अ फैक्ट. तो सिंबल्स और सिंबल्स के बीच में, सिंबल एंड सिंबलाइज्ड के बीच में रिलेशन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं. द रिलेशन बिटवीन द सिंबल एंड द सिंबलाइज्ड और डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स दोनों ही बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो एक बिलीफ या एक जो स्टेटमेंट होता है उसमें डुअलिटी होती है. डुअलिटी मतलब ट्रूथ भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, लेकिन ये चीज़ फैक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. फैक्ट ना तो ट्रू होते हैं ना ही फॉल्स होते हैं. तो अ बिलीफ और स्टेटमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ प्रोपोजिशन. हमेशा एक बिलीफ में, एक स्टेटमेंट में एक प्रोपोजिशन होता है. प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन आर इंडिकेटिव सेंटेंसेस. प्रोपोजिशन वो होते हैं जो कोई भी चीज़ असर्ट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो किसी चीज़ के बारे में कुछ हमें बताते हैं. जब हम बोलते हैं कि अ मैन बिलीव्स दैट सो एज सो इज द केस, अ मैन बिलीव्स दैट सोक्रेटिस इज डेड, तो जो वो बिलीव करता है वो एक प्रोपोजिशन है ऑन द फेस ऑफ इट, एंड फॉर फॉर्मल पर्पसेस इट इज कन्वीनियंट टू टेक द प्रोपोजिशन एज द एसेंशियल थिंग हैविंग द डुअलिटी ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सहुड. तो वो मैन क्या बिलीव करता है कि सोक्रेटिस इज डेड, तो ये जो सोक्रेटिस इज डेड है, दिस इज बेसिकली अ प्रोपोजिशन जो ट्रू भी हो सकता है, जो फॉल्स भी हो सकता है. यानी कि मैन का जो बिलीफ है दैट सोक्रेटिस इज डेड, इट कैन बी ईदर ट्रू, इट कैन बी फॉल्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज सच थिंग्स, फॉर इंस्टेंस दैट प्रोपोजिशंस आर नॉट नेम्स फॉर फैक्ट्स.
देखो रसल की जो ये पूरी फिलोसफी है ना, ऑन फैक्ट्स, ऑन प्रोपोजिशंस, ऑन प्रेडिकेट्स, ऑन रिलेशंस, ऑन एटम्स, ऑन मॉलिक्यूल्स एंड एवरीथिंग, तो ये जो है प्रोपोजिशंस आर नॉट नेम्स फॉर फैक्ट्स, तो इनके इंडिविजुअल स्टैंड अलोन डेफिनेशंस भी है जिसके वी हैव टू कैरेक्टरिस्टिकली वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. हमने फैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, हम प्रोपोजिशंस के बारे में डिस्कस करें कि प्रोपोजिशंस आर नॉट नेम्स फॉर फैक्ट. इट इज क्वाइट ऑब्वियस एज सून इट इज पॉइंटेड आउट टू यू, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नेवर हैड रियलाइज्ड इट until it was pointed out to me by a former pupil of mine. That is Wittgenstein. It is perfectly evident as soon as you think of it that a proposition is not a name for a fact. From the mere circumstances, there are two propositions corresponding to each fact. तो प्रोपोजिशन इज नॉट कि शायद फैक्ट को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, नेम करने के लिए उसके प्रोपोजिशन होते हैं. नो, उसका रीजन क्या है? फैक्ट एक है लेकिन प्रोपोजिशन उसके दो हो सकते हैं. एक हो सकता है ट्रू प्रोपोजिशन, नहीं हो सकता है फॉल्स प्रोपोजिशन. जैसे कि अब मान लो तो ये एक फैक्ट है, सोक्रेटिस इज डेड. अच्छा, यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंस. सोक्रेटिस इज डेड एक प्रोपोजिशन भी है और सोक्रेटिस इज डेड एक फैक्ट भी है. सोक्रेटिस इज डेड जो फैक्ट है वो ना तो ट्रू है ना वो फॉल्स है, बस वो एक फैक्ट है. और सोक्रेटिस इज डेड जो कि एक प्रोपोजिशन है, इट कैन बी इधर ट्रू, इट कैन बी इधर फॉल्स, जो हम फैक्ट की हेल्प से वेरीफाई करेंगे. तो एक फैक्ट है सोक्रेटिस इज डेड, इसके दो प्रोपोजिशंस हो सकते हैं. फर्स्ट इज सोक्रेटिस इज डेड एंड फर्स्ट इज रादर इज सोक्रेटिस इज नॉट डेड. ये दोनों जो प्रोपोजिशन ये सेम फैक्ट को करेस्पॉन्ड करते हैं. व्हाट इज द फैक्ट? दैट सोक्रेटिस इज डेड. और ये फैक्ट उस एक ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जो उस प्रोपोजिशन को ट्रू या फॉल्स बना सकता है. हम उसी प्लैनेट अर्थ की बात कर रहे हैं, उसमें उन्हीं जगहों की, उसी ज्योग्राफी की, उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिसमें वो फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है. दैट इज नॉट एक्सीडेंटल एंड इलस्ट्रेट्स हाउ द रिलेशन ऑफ प्रोपोजिशन टू फैक्ट इज अ टोटली डिफरेंट वन फ्रॉम द रिलेशन ऑफ नेम टू द थिंग नेम्ड. तो दो अलग रिलेशंस की हम बात करें. फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन अ प्रोपोजिशन एंड अ फैक्ट. Okay, and the second relation is between the name and the thing named, the symbol and the thing symbolized. For each fact there are two propositions, एक true एक false. हर fact के दो propositions होते हैं, लेकिन nature of symbol जो होता है उसमें true या false जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, उसमें कोई duality नहीं होती है, duality. So if there were, you could ascertain the truth about the world by examining propositions without looking around you. तो fact और proposition का relation कैसे different है कि एक fact है लेकिन दो propositions है, true proposition, false proposition. और symbol और symbolized के बीच का relation कैसे different है क्योंकि nature of symbol true या false नहीं होता. जो symbol है वो true या false duality उसमें नहीं होती जैसे propositions में होती है. दो डिफरेंट रिलेशंस हमने देखे, प्रपोजिशन का फैक्ट के साथ, और फिर वन रिलेशन दैट यू मे कॉल बीइंग ट्रू टू द फैक्ट, अदर बीइंग फॉल्स टू द फैक्ट. तो उसमें भी प्रोपोजिशन टू फैक्ट में भी दो रिलेशंस है. वन इज ट्रू प्रोपोजिशन एंड अ फैक्ट, वन इज फॉल्स प्रोपोजिशन एंड अ फैक्ट के बीच का रिलेशन. और ये दोनों ही इक्वली इसेंशियली लॉजिकल रिलेशंस है. ये दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल रिलेशंस हैं जो कि मे सबसिस्ट बिटवीन द टू. वेयरएज इन द केस ऑफ नेम सिर्फ एक ही रिलेशन है सिंबल का उस थिंग सिंबलाइज्ड के साथ. तो प्रोपोजिशन और फैक्ट के केस में एक अलग रिलेशन है जिसमें वापस से दो रिलेशन आते हैं, ट्रू प्रोपोजिशन टू द फैक्ट, फॉल्स प्रोपोजिशन टू द फैक्ट. एंड द सिंबल एंड द सिंबलाइज्ड के बीच में क्या रिलेशन? एक ही रिलेशन है कि द सिंबल इज द थिंग, इज द नेम फॉर द थिंग विच इज सिंबलाइज्ड एंड विच इज नेम. तो अ नेम कैन जस्ट नेम अ पर्टिकुलर, और इफ इट डज नॉट, इट इज नॉट अ नेम एट ऑल, इट इज अ नॉइज. अगर एक नेम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नेम नहीं कर रहा है तो वो नेम नहीं, वो सिर्फ एक आवाज़ है, एक साउंड है, एक नॉइज है जिसका कोई मीनिंग उसके साथ नहीं जुड़ा है, क्योंकि सिंबल क्या है? मीनिंग बताता है. तो इफ नेम इज नॉट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर, इट इज जस्ट नॉइज. It cannot be a name without having just that one particular relation of naming a certain thing, whereas a proposition does not cease to be a proposition if it is false. अगर मान लो हमने कोई let's say that let's say रोहन नाम का कोई भी लड़का एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो दैट्स रोहन इज जस्ट अ नॉइज, इट इज़ नॉट अ नेम, क्योंकि वो नेम किसी पर्टिकुलर चीज़ को करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उस नेम का कोई मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता है. लेकिन प्रोपोजिशन अगर फॉल्स भी हुआ तो भी वो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा. It has two ways of being true, being false, which together correspond to the property of being a name. Just as a word may be a name or may not be a name, but just a meaningless noise, so a phrase which is apparently a proposition may be either true or false, or may be meaningless, but the true and false belong together as against the meaningless. तो जो proposition है उसमें basically जो proposition है it is of the kind कि let's say it is a proposition. Now a proposition, I'm sorry, I think this is not visible, let's take another color. Yeah, this is a proposition. Okay, proposition can be of two kinds, either they can be true or false, or they can be meaningless. Okay, so proposition क्या हमने देखे? दो kinds के देखे. एक है true and false belonging together. ये एक kind of proposition है, वो true हो सकता है, वो false हो सकता है. and एक proposition का kind है कि वो meaningless है. So these are the two kinds of propositions. Okay, two ways of a proposition.
ठीक है, just as a word may be a name or may not be a name but just a meaningless noise, so a phrase which is apparently a proposition may be either true or false, belong together as against the meaningless. That shows of course that the formal logical characteristics of propositions are quite different from those of names. यहाँ पर हमने क्या establish किया? Propositions are different from names, propositions की characteristics are different from the characteristics of names, and that the relations they have to facts are quite different. तो name का जो relation है thing named के साथ, proposition का relation है fact के साथ, वो भी उतना ही different है. So propositions are not name for facts. Okay, with this discussion हमने इतना establish कर लिया. You must not run away with the idea that you can name facts in any other way. That you cannot. You cannot name them at all. You cannot properly name a fact. The only thing you can do is to assert it or deny it or desire it, will it, wish it, question it. But all of these things involve a proposition. So we cannot really name a fact. इन रियलिटी हम फैक्ट्स को इतनी आसानी से नेम नहीं कर सकते, और करना है तो हम उसको सिर्फ विल कर सकते हैं, डिज़ायर कर सकते हैं, उसको डिनाई कर सकते हैं, असर्ट कर सकते हैं. इन सभी चीज़ों के लिए हमें प्रोपोजिशंस की जरूरत पड़ेगी. यू कैन नेवर पुट द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट मेक्स अ प्रोपोजिशन टू बी ट्रू और फॉल्स इन द पोजिशन ऑफ अ लॉजिकल सब्जेक्ट. तो इट इज़ नॉट द वर्क ऑफ लॉजिक की वो जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है या वो फॉल्स है. No, that doesn't belong together. You can only have it there as something to be asserted or denied or something of that sort, but not something to be named. Okay, so now let's see. Do you take your starting point that there are many things as a postulate which is to be carried along all through or has to be proved afterwards? Okay, so this is basically the question answer round. It's kind of a sort of a discussion. Okay, and now there are many things. Okay, as a postulate which is to be carried along all through or has to be proved afterwards. So that there are many things. अब द पॉइंट जो क्वेश्चन रसल से पूछा गया है कि वेदर यू टेक इट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इसके बाद नॉलेज को इस्टेब्लिश करते हैं, या ये एक प्रूवन नॉलेज है कि देर आर मेनी थिंग्स और इससे चीज़ों को डिड्यूस करते हैं. तो व्हाट रसल सेड इज नीदर, दोनों ही नहीं. For Russell, the proof is empirical, and that the disproofs that have been offered are a priori. The empirical person would naturally say there are many things. The monistic philosopher attempts to show that there are not. तो वॉट रसल इज ट्राइंग टू से कि जो एम्पिरिकल फिलोसोफर है, एम्पिरिकल पर्सन कौन है? जो सेंस डेटा के ऊपर बेस करता है, अपनी नॉलेज की सोर्स को परसेप्शन के ऊपर बेस करता है. तो जो एम्पिरिकल पर्सन होगा उसके लिए देर आर मेनी थिंग्स इज अ प्रूफ, इज अ ट्रू नॉलेज, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारी थिंग्स उसको दिख रही है, अकॉर्डिंग टू सेंस डेटा. लेकिन जो मोनिस्टिक फिलोसोफर है सच एज हीगल, जिसकी रियलिटी इज जस्ट वन अनडिवाइडेड रियलिटी, उसके लिए देर आर मेनी थिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसके लिए देर आर मेनी थिंग्स इज एक्चुअली फॉल्स. आई शुड प्रपोज टू refute his a priori arguments. I do not consider that there is any logical necessity for there to be many things, nor for there not to be many things. So basically he does not give a standpoint on this कि he talks about neither of them, कि ना तो वो उसके लिए starting point है, ना उनके लिए वो एक postulate है. Next question is, I mean in making a start, whether you start with the empirical or the a priori philosophy, do you make a statement just as a beginning and come back to prove it, or do you never come back to the proof of it? No, you never come back. It is like the acorn to the oak, you never get back to the acorn in the oak. I should like a statement which should be rough and vague and have that sort of obviousness that belongs to things of which you never know what they mean, but I should never get back to the statement. I should say here is a thing. We somehow convinced that there is truth buried in the seed somewhere. We will look at it inside and out until we have extracted something and can say now that it is true. It will not really be the same thing as we started from, because it will be so much more analytic and precise. तो जो क्वेश्चन पूछा गया रसल से इज बेसिकली कि डू यू बिलीव इन एम्पिरिकल डेटा, डू यू बिलीव इन ए प्रायोरी डेटा. जैसे कि एक स्टेटमेंट ले लिया, सपोज देयर आर मेनी थिंग्स, दिस इज एन एग्जांपल. तो डू यू स्टार्ट फ्रॉम दैट स्टेटमेंट and you never come back, or you try to prove that statement? तो मतलब everything जो philosophy रसल की, the question that Russell asked is कि जो philosophy you start with, do you take it to prove that particular statement, or do you take it as a starting point कि this is already true and उसके बाद शुरू करते हैं? So Russell says that he takes it as a starting point, that he already takes it to be true, something to be obvious. एंड लेकिन वो भले जो हमारा एंड रिजल्ट होगा उस एंड रिजल्ट से बहुत अलग होगा वो स्टेटमेंट, लेकिन वो एंड रिजल्ट वाली स्टेटमेंट से बहुत अलग होगा. लेकिन रसल बोलता है कि वो अलग नहीं है, वो सिर्फ जो स्टेटमेंट जिसके साथ हमने शुरू किया था वो वेग है, और अब हम जो एंड पे पहुंचे हैं वो और भी ज़्यादा प्रिसाइज है और भी ज़्यादा पर्टिकुलर है. इस रीज़न की वजह से जो एंड रिजल्ट में सीम डिफरेंट, बट इट इज़ एक्चुअली कि जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था वो वेग था, बट इट वॉज somehow that contained in that precise thing. Does it not look as though you could name a fact by a date? You can apparently name facts, but I do not think you can purely. You always find that if you set out the whole thing fully, it was not so. Suppose you say that it is Socrates, you might say that it is a name for the fact that Socrates died, but it obviously is not. You can see that the moment you take account of truth and falsehood, supposing he had not died, the phrase of truth and the phrase would still be just as significant, although there could not be then anything you could name. But supposing he had never lived, Socrates would not be a name at all. All you can see it in another way. You can say that the death of Socrates is a fiction. Suppose you had read in the paper that the Kaiser had been assassinated and turned out not to be true. You could then say the death of the Kaiser is a fiction. It is clear that there is no such thing in the world as fiction, and yet that statement is perfectly sound statement. From this, it follows that the death of Kaiser is not a name. So basically, what Russell is trying to say is कि जो propositions हैं वो
किसी फैक्ट को नेम नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट रियली पॉसिबल कि हम किसी भी चीज़ को नेम करें. सो ओके, now let's come to our second thing, that is particulars, predicates and relations. Okay, I propose to begin today the analysis of facts and propositions, for in a way the chief thesis that I have to maintain is the legitimacy of analysis, because if one goes into what I call logical atomism, that means that one does believe the world can be analyzed into a number of separate things with relations and so forth, and that the sort of arguments that many philosophers use against analysis are not justifiable. तो logical atomism का मतलब क्या होता है कि logical atomism में there are so many different things, उसको हम separate entities में break down कर सकते हैं, simpler to simpler statements में, simpler to simpler symbols में उसको break down कर सकते हैं, और उन डिफरेंट सेपरेट चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है. फिलोसफी ऑफ लॉजिकल एटालिज्म में हम ये सपोज करते हैं कि सबसे पहला काम क्या होगा, काइंड ऑफ एटम्स को डिस्कवर करना. कि हम लॉजिकल एटमिज्म की बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल एटमिज्म में क्या काइंड ऑफ लॉजिकल एटम्स या क्या काइंड ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम लॉजिकल स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकें. बट अकॉर्डिंग टू रसेल दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप. ओके, it is not the first, it is early, but it is not the first. Are there two other questions that one has to consider, and one of these at least is prior? You have to consider, are the things that look like logically complex entities really complex? Second question is, are they really entities? Second question को we can put off whether they are entities or not, लेकिन पहला question कि जो हमें complex, logically complex entities लगती है, क्या वो सच में complex है? I shall not deal with it fully until my last lecture. The first question, whether they are really complex, is one that you have to consider at the start, कि क्या logically complex entities actually में complex है कि नहीं है. Neither of these questions is, other sense, a very precise question. I do not pretend to start with precise questions. I do not think you can start with anything precise. Russell बोलेगी हम किसी भी जब हम स्टार्ट करें, we cannot start with something which is precise. हम हमेशा एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं, हम precise तक पहुँचते हैं, और वो पहुँचने का जो process होता है, that is through analysis and through reflection. You have to achieve such precision as you can as you go along. Each of these two questions, however, is capable of a precise meaning, and each is really important. There is another question which comes still earlier, namely, what shall we take as prima facie examples of logically complex entities? That really is the first question of all to start with, कि actually में what does he mean by complex? क्या है logically complex चीज़ें? Of course, जितनी भी ordinary objects है daily life की, वो सारी complex entities है, जैसे कि tables, chairs, loaves, fishes, persons, principalities, powers, ये सभी चीज़ें जो है ये सब complex है. ये जितनी भी काइंड्स ऑफ चीज़ें हैं जिनको हम प्रॉपर नेम्स देते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे सोक्रेटिस, पिकेडिली, रोमानिया, 12th नाइट, या कोई भी ऐसी चीज़, मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम इनको जिनको प्रॉपर नेम देते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों की बात करते हैं, ये सारी की सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं. वो कॉम्प्लेक्स इसलिए है, और मतलब वो कॉम्प्लेक्स है एंड कोई एक यूनिटी है विच आर बाइंडिंग देम टुगेदर, और इस यूनिटी के कारण हमें लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक यूनिक सिंगल चीज़ है. जिस ये वो जो यूनिटी है जो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को साथ में बाइंड करती है, जो सिंपल चीज़ों को सिंपल बेसिकली जो यूनिटी है जो सिंपल चीज़ों को बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना देती है, उस यूनिटी के कारण हमें लगता है कि वो एक सिंगल एंटिटी है. But this is not true. I think it is the contemplation of this sort of apparent unity which is very largely led to the philosophy of monism. ये यूनिटी है जिसकी वजह से लगता है कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, but actually that is not true. And to the suggestion that the universe as a whole is a single complex entity, more or less in the sense in which these things that I have been talking about. तो ये बिलीफ होना कि जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरी वर्ल्ड है, वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करता है, ये एक्चुअली में फॉल्स है. और ये नोशन हमें क्यों पड़ता है? नोशन इस वजह से पड़ता है कि जो यूनिटी है, जो सिंपल चीज़ों को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनाती है, उस यूनिटी के कारण हमें लगता है कि वो एक सिंगुलर चीज़ है, एक सिंगल वन थिंग है. But ऐसा actually में है नहीं according to Russell. For my part, I do not believe in complex entities of this kind, and it is not such as these that I am going to take as the prima facie examples of complex entities. My reasons will appear more and more plainly as I go on. I cannot give them all today, but I can more or less explain what I mean in a preliminary way. Suppose, for example, that you were to analyze what appears to be a fact about Piccadilly. Suppose you made any statement about Piccadilly, such as Piccadilly is a pleasant street. If you analyze the statement of that sort correctly, I believe you will find that the fact corresponding to your statement does not contain any constituent corresponding to the word Piccadilly. The word Piccadilly will form part of many significant propositions, but the facts corresponding to these propositions do not contain any single constituent, whether simple or complex, corresponding to the word Piccadilly. That is to say, if you take language as a guide in your analysis of the fact expressed, you will be led astray in a statement of that sort. The reasons for that I've given lecture 6 and 7, but I could say that certain things that would make you understand what I mean. Piccadilly on the face of it is the name for a certain portion of Earth's surface, and I suppose if you wanted to define it, you would have to define it as a series of classes of material entities, namely those which at varying times occupy that portion of Earth's surface, so that you would find that the logical status of Piccadilly is bound up with the logical status of series and classes. And if you are going to hold Piccadilly as real, you must hold that series of classes as real, and whatever sort of metaphysical status you assign to them, you must assign to it. As you know, I believe that series and classes are of the nature of logical fictions. Therefore, that thesis, if it can be maintained, will dissolve Piccadilly into a fiction. Exactly similar remarks will apply to other instances. Romania, 12th night, Socrates. Socrates perhaps raises some special questions, because the question what constitutes a person has special difficulties in it. But for the sake of argument, one might identify Socrates with the series of his experiences. He would be really a series of classes because one has many experiences simultaneously. Therefore, he comes to be very like Piccadilly. What basically he is trying to say in this whole paragraph is, जब हम प्रॉपर नेम्स की बात करते हैं, ठीक है, हमने बात करी पर्टिकुलर्स की, जैसे सॉक्रेटिस, हमने बात की पिकेडिली की, ठीक है, ये सारी these are all complex entities. Socrates एक complex entity है, Piccadilly एक complex entity है, Romania एक complex entity है. अब now कोई let's say कि there's a now this is a common objection कि how is Socrates a complex thing?
सोक्रेटिस अपने आप में सिर्फ एक पर्सन का नाम है, एक पर्सन को डिनोट करने के लिए, हम एक सिंबलाइज करने के लिए सोक्रेटिस का यूज़ कर रहे हैं. तो हाउ कम सोक्रेटिस द सिंगल वर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी. सोक्रेटिस अपने आप में तो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें हम सिर्फ एक पर्सन को डिनोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं. लेकिन द रीजन वाई द नेम्स लाइक सोक्रेटिस और पिकेडिली आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज बिकॉज हम सोक्रेटिस को लेट्स से डिफाइन करने के लिए एक सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस बताएंगे सोक्रेटिस के. Socrates is a man who did this, who wrote this book, who said this, who went that way, who went this way, who married this person, who had these many kids, who had this father and this mother. तो हम एक सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू सोक्रेटिस को एक्सप्लेन करेंगे. तो जो सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस है, मतलब हम सोक्रेटिस को भी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं टू सिंपलर थिंग्स, एंड दैट इज वाई सीरीज की वजह से सोक्रेटिस जो है वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है. सेम गोज टू लेट्स से पिकेडिली. पिकेडिली मान लेते हैं किसी स्ट्रीट का नाम है. ओके, तो स्ट्रीट का नाम है ना, इट इज जस्ट वन सिंगल नेम, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैसे हुई? क्योंकि वो जो स्ट्रीट का नाम है उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं कि इट इज डिनोटिंग द पोर्शन ऑफ अर्थ पे एक जगह को डिनोट कर रहा है, वो जिसकी कोऑर्डिनेट्स इतने हैं, जिसकी लेंथ इतनी है, जिसकी डिफरेंट इतनी प्रॉपर्टीज, एंड दैट इज व्हाई पिकेडिली itself is a complex entity. Considerations of that sort seem to take us away from such prima facie complex entities as we started with to others as being more stubborn and more deserving of analytical attention, namely facts. I explained last time what I mean by fact. Namely, that sort of thing that makes a proposition true or false, that sort of thing which is the case when your statement is true and it's not the case when your statement is false. Facts are, as I said last time, plainly something you have to take account if you're going to give a complete account of the world. You cannot do that by merely enumerating the particular things that are in it. You must also mention the relations of these things and their properties and so forth, all of which are facts, so that facts certainly belong to an account of the objective world, and facts do seem much more clearly complex and much more not capable of being explained away than things like Socrates and Romania. तो Socrates, Romania, Piccadilly, ये तो सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ही, जिनको हमने जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक्सप्लेन कर दी. लेकिन जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स जो है वो इनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटीज है, क्योंकि फैक्ट्स सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ें ही नहीं है, उसके अलावा उनका एक आपस में रिलेशन क्या है, उनका सिम्बलाइजेशन क्या है, एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर फैक्ट्स. तो सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों के नाम को या पर्टिकुलर चीज़ों को एन्यूमरेट करके वी कैन नॉट से दैट दीज आर ऑल द फैक्ट्स. फैक्ट्स में इंक्लूड होते हैं उन चीज़ों का रिलेशन टू ईच अदर, उन चीज़ों की प्रॉपर्टीज एज वेल. सो जो however, you may explain away the meaning of the word Socrates, you will still be left with the truth that the proposition Socrates is mortal expresses a fact. You may not know exactly what Socrates means, but it is quite clear that Socrates is mortal does express a fact. There is clearly some valid meaning in saying that the facts expressed by Socrates is mortal, is complex. So what Russell is trying to establish is कि atoms क्या होता है. According to Russell, ये जो logical atomism हम पढ़ रहे हैं, logical atomism is basically breaking down the complex entities into simple things. जब तक वो undivisible state में ना आ जाए, वो है atoms for Russell. और वो atoms जो है, he does not want to break the material and the physical things. वो physical unit of atom तक नहीं पहुँचना चाहता है. He wants to reach the linguistical unit of atom. कि लैंग्वेज वाइज, लिंग्विस्टिकली, क्योंकि लैंग्वेज इज समथिंग जो कि वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर रहा है. विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज दैट हम वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. तो हमें लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करके एटम्स के फॉर्म में लाना है. There is clearly some valid meaning in saying that the fact expressed by Socrates is mortal, is complex. The things in the world have various properties and stand in various relations to each other. That they have these properties and relations are facts, and the things that their qualities or relations are quite clearly, in some sense or other, components of the facts that have those qualities or relations. The analysis of apparently complex things, such as we started with, can be reduced by various means to the analysis of facts which are apparently about those things. Therefore, it is with the analysis of facts that one's consideration of the problem of complexity must begin, not with the analysis of apparently complex things. क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स थिंग्स की बात करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स थिंग्स भी फैक्ट्स के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स एंड नॉट कॉम्प्लेक्स थिंग्स या कॉम्प्लेक्स एंटिटीज. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ फैक्ट इज एविडेंस टू बिगिन विद बाय द सर्कमस्टेंस दैट द प्रोपोजिशन व्हिच असर्ट्स अ फैक्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स ईच ऑफ व्हिच मे अकर इन अदर कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहला जो प्रूफ है वो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैक्ट आता है प्रोपोजिशन से. हम फैक्ट को जो बताते हैं, हम क्या बताते हैं कि फैक्ट जो है, हम फैक्ट को असर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. हर वर्ड या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. तो जो प्रोपोजिशंस हैं उनमें अपने आप में इतने स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं जिनको फिर हम बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं. हमने बोला सोक्रेटिस इज डेड. नाउ डेड को वी कैन यूज इन सो मेनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो जो प्रोपोजिशंस होते हैं वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर मेड ऑफ सेवरल वर्ड्स एंड ईच वर्ड एज वी हैव डिस्कस्ड कैन स्टैंड फॉर इटसेल्फ एज अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी. जैसे हमने सोक्रेटिस की बात करी, हमने पिकेडिली की बात करी, अपने आप में कॉम्प्लेक्स एंटिटी की तरह स्टैंड कर सकते हैं. Of course, sometimes you get a proposition expressed by a single word, but if it is expressed fully, it is bound to contain several words. The proposition Socrates is mortal may be replaced by Plato is mortal or by Socrates is human. In the first case, we alter the subject, in the second the predicate. It is clear that all the propositions in which the word Socrates occurs have something in common, and again all the propositions in which the word mortal occurs have something in common, something which they do not have in common with all propositions. But only with those which are about Socrates or mortality, it is clear, I think, that the facts corresponding to propositions
in which the word Socrates occurs have something in common corresponding to the common word Socrates which occurs in the propositions, so that you have that sense of complexity to begin with, that in a fact you can get something which it may have in common with other facts, just as you may have Socrates is human and Socrates is mortal, both of them facts, both having to do with all Socrates, although Socrates does not constitute the whole either of these facts. It is quite clear that in the sense that there is possibility of cutting up a fact into component parts, of which one component may be altered without altering the others, and one component may occur in certain other facts, though not in all other facts. I want to make it clear to begin with that there is a sense in which facts can be analyzed. तो जब हमने बोला Socrates is mortal, हमने उसके बाद एक proposition बोला Plato is mortal, and हमने तीसरा proposition बोला Socrates is human. अब Socrates is mortal and Socrates is human के बीच में दो एक चीज़ कॉमन है, which is Socrates. The word Socrates is common in both of them. तो जब भी हम Socrates का यूज़ करेंगे किसी भी proposition में, वो proposition हमेशा relate करेगा सभी propositions में जिसमें एक common word है Socrates. Now when we say Socrates is mortal and Plato is mortal, तो हम इसमें common concept की बात कर रहे हैं mortality की. तो जब भी हम mortal को किसी भी proposition में include करेंगे, it will always have a relation with all the different sentences जहाँ पे mortal use हो रहा है. I am not concerned with all the difficulties of any analysis, but only with meeting the prima facie objections of philosophers who think you really cannot analyze at all. I am trying as far as possible again this time, as I did last time, to start with perfectly plain truisms. My desire and wish is that the things I start with should be so obvious that you wonder why I spend my time starting them. This is what I aim at, because the point of philosophy is to start with something so simple as not to seem misstating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it. So for Russell, it may seem that this is all very obvious, that is what his aim is, which ऐसी चीज़ के साथ शुरू करना जो बहुत ही obvious दिखती है, that is obviously true or whatever, but हमेशा to end with something जिसमें कोई deny नहीं कर सके लोग. Nobody can believe that okay something like this has been created. One prima facie mark of complexity in proposition is the fact that they are expressed by several words. I come now to another point which applies primarily to propositions and then relatively to facts. So हमने पहले वाले में हमने example देखा the relations, how common words have common relations with all of those different statements जिसमें वो common word appear करता है. I come now to another point which applies primarily to propositions and then relatively to facts. You can understand a proposition when you understand the words of which it is composed, even though you never had the proposition before. मान लेते हैं कि कोई proposition हमने नहीं सुना according to Russell, फिर भी हम उस proposition को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. The reason being कि हमें उस proposition में जितने different words use हुए हैं जो proposition को complex बना रहे हैं, हमें उन individual words का meaning पता है. तो भले हमने proposition पहले ना भी सुना, क्योंकि हमें सारे words का meaning पता है, we can also use the proposition. That seems a very humble property, but it is a property which marks it as complex and distinguishing it from words whose meaning is simple. When you know the vocabulary, grammar and syntax of language, you can understand a proposition in that language even though you never saw it before. In reading a newspaper, for example, you become aware of a number of statements which are new to you and they're intelligible to you immediately in spite of the fact that they are new because you understand the words of which they are composed. The newspaper में भी हम लोग daily जितने articles पढ़ रहे, जितनी headlines पढ़ रहे हैं, we have never heard of those words before. But जब हम वर्ड्स की बात करते हैं, वर्ड्स आर सिंपल थिंग्स, एंड उन सिंपल वर्ड से जब साथ में मिलकर प्रोपोजिशन कंपोज करते हैं तो प्रोपोजिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं. तो जब मान लो न्यूज़पेपर की बात करें तो एवरीडे हमें न्यूज़ स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, बट स्टिल वी अंडरस्टैंड इट. द रीजन कि हमें उस इंडिविजुअल वर्ड्स का मतलब पता है. दिस कैरेक्टरिस्टिक दैट यू कैन अंडरस्टैंड अ प्रोपोजिशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट वर्ड्स इज एब्सेंट फ्रॉम कंपोनेंट वर्ड्स व्हेन दोस वर्ड्स एक्सप्रेस समथिंग सिंपल. तो ये जो प्रॉपर्टी है प्रोपोजिशंस की कि उसके कंपोनेंट वर्ड के मीनिंग से हम उस प्रोपोजिशन को समझ सकते हैं कि वर्ड्स में एक्सिस्ट नहीं करती. जैसे जब हम बात करते हैं वर्ड रेड की, तो for example, and suppose as one always has to do that red stands for a particular shade of color, you will pardon that assumption, but one can never get on otherwise. You cannot understand the meaning of the word red except through seeing red things. There is no other way in which it can be done. तो जैसे propositions हैं, propositions को समझने के लिए it is not necessary कि हमने वो proposition पहले से सुन रखा हो. अगर हम उस proposition के सारे words को जानते हैं, then means that we will be able to understand the proper properly. तो जब हम बात करते हैं वर्ड रेड की, तो वर्ड रेड जो है इट इज़ जस्ट वर्ड रेड को हम सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब हम रेड चीज़ों को देखेंगे. लेकिन फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑफ द रोज इज रेड, ये एक प्रोपोजिशन है. ये द कलर ऑफ द पिलो इज रेड, ये एक प्रोपोजिशन है जो हो सकता है हमने पहले नहीं सुना, बट फिर भी हम इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं. क्यों? क्योंकि द कलर, पिलो ऑफ द रेड, ये सारे वर्ड्स वी ऑलरेडी नो. नन ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेड. इज दैट
why it is quite different from the meaning of a proposition. तो कोई भी चीज़ हमें red, जो word red है उसका मीनिंग नहीं बता सकती. What does red mean? It is just a shade of color जिसको हम red things के थ्रू define, मतलब example तरीके से देख सकते हैं, but still we cannot define red or tell the exact meaning of red. Of course we can give a definition of the word red, and here it is. It is very important to distinguish between a definition and an analysis. All analysis is only possible in regard to what is complex and what it always depends. This is another point which we need to note down. And it always depends in the last analysis upon direct acquaintance with the object, which are the meanings of certain symbols. It is hardly necessary to observe that one does not define a thing but a symbol. तो जब हम किसी भी चीज़ का definition दे रहे हैं ना, हमने बोला red में हम actual color को define नहीं कर रहे हैं, हम red जो name है, जो symbol है, हम उसको define कर रहे हैं. A simple symbol is quite a different thing from a simple thing. Those objects which it is impossible to symbolize otherwise than by simple symbols may be called simple, while those which can be symbolized by a combination of symbols may be called complex. This is of course of preliminary definition and perhaps somewhat bit circular, but what doesn't much matter to. तो it is hardly necessary to observe that one does not define a thing but a symbol. हम कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का symbol define करते हैं, उसका meaning नहीं, वो actual चीज़ define नहीं करते हैं. A simple symbol is a symbol whose parts are not simple. तो simple का मतलब क्या होता है? Simple मतलब something जिसके further parts नहीं हो सकते, जिसके further components नहीं होते. Simple single simple thing से बहुत अलग होती है वो object जिसको हम symbolize नहीं कर सकते, उनको हम simple बोल सकते हैं, while those which can be symbolized, जिसको हम complex तरीकों से symbolize नहीं कर सकते, can be called simple, and जिसको हम complex तरीकों से symbolize करते हैं, may be called complex. This is of course a preliminary definition and perhaps somewhat circular, but that doesn't matter at this stage. I have said that red could not be understood except by seeing red things. You might object to that on the ground that you can define red, for example, the color with the greatest wavelength. That you say might say the definition of red, and a person would understand the definition even if he had nothing red, provided he understood the physical theory of color. But that does not really constitute the meaning of the word red in the very slightest sense. हम बोले कि अगर हम red को explain करने की कोशिश भी करेंगे the number with the shortest wavelength, तो जिसको technical terms पता होगा वो फिर भी समझ जाएगा कि what does this trying to say, what does it mean, saying that the color with the greatest wavelength is red. तो इसमें भी हम red की definition, हम लोग red को we can explain, we can have a definition, but still we will not be able to understand the word red उस चीज़ में. This is red. If you take, but that does not really constitute the meaning of the word red in the very slightest. If you take such a proposition as this is red and substitute for it, this has the color with the greatest wavelength, you have a different proposition altogether. You can see that at once because a person who knows nothing of the physical theory of colors can understand the proposition this is red and can know that it is true, but you cannot know that this is the color same which has the greatest wavelength. अब मान लो कि हम अब किसी person इसको red तो पता है लेकिन उसको नहीं पता कि this color has the greatest wavelength and shortest wavelength. तो ये proposition तो उसके लिए कोई मतलब ही नहीं निकलेगा. This can be meaningless proposition for that purpose because that person doesn't know what does a wavelength and short wavelength and long wavelength would mean. So, but who would not be able to understand the proposition this is red as understood by the normal educated person? Therefore, it is clear that if you find red as the color of the greatest wavelength, you're not giving the actual meaning of the word at all. You're simply giving a true description, which is quite a different thing, and the proposition which result are different propositions from those in which the word red occurs. तो जब किसी ने बोला कि red the color with the shortest wavelength, इसमें कई लोग होंगे जो ये तो समझ जाएंगे कि what इसमें maximum लोग समझ जाएंगे कि this is red का मतलब, लेकिन कई लोग होंगे जो ये नहीं समझेंगे कि the color with the shortest wavelength. Now because it cannot be used objectively, it cannot be the definition, it cannot be the subjective thing. That is how it is that dictionaries are able to get on, because the dictionary professes to define all words in the language or means of words in the language, and therefore the dictionary must be guilty of vicious circle somewhere. तो डिक्शनरी में भी क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम विद डिक्शनरी इसकी डिक्शनरी में एक वर्ड को मोर वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है. तो इट्स द सेम सर्कल जिसमें वो ट्रैप हो रही है कि एक वर्ड को और ज़्यादा वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है. आई मेड इट क्लियर देन दैट इन व्हाट सेंस आई शुड से द वर्ड रेड इज अ सिंपल सिंबल एंड फ्रेज दिस इज रेड अ कॉम्प्लेक्स सिंबल. दिस इज रेड एक कॉम्प्लेक्स सिंबल है, रेड एक सिंपल सिंबल है, क्योंकि दिस इज रेड को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं दिस में, इज में और रेड में, लेकिन रेड को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. द वर्ड रेड कैन ओनली बी अंडरस्टूड थ्रू अक्वेंटेंस विद द ऑब्जेक्ट, whereas the phrase roses can be understood if you know what red is and what roses are without ever having heard the phrase before. तो रोजेस आर रेड समझने के लिए हमें ये बताना चाहिए कि रोजेस क्या होता है, रेड क्या होता है. जरूरी नहीं है कि वी मस्ट हैव हर्ड द वर्ड और फ्रेज समवेयर बिफोर. That is a clear mark of what is complex. It is the mark of a complex symbol and also the mark of the object symbolized by the complex symbol. That is to say, propositions are complex symbols and the facts they stand for are complex. So, हमने ये discuss in the very first line we had discussed that facts are complex and propositions are also complex because they are made up of several words and हर word का अपना एक context होता है, अपना complex भी होता है and easy भी होता है. The
whole question of the meaning of words is very full of complexities and ambiguities in ordinary language. So dictionary एक प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज एक वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए और वर्ड्स का यूज करे, तो इट्स लाइक अ सर्कल व्हिच इज एट फॉल्ट. द होल क्वेश्चन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज वेरी फुल ऑफ complexities and ambiguities in ordinary language. When one person uses a word, he does not mean by it same thing as another person means by it. So जब एक ही नेम का यूज करेगी, सिंबल का यूज करेगी, लेकिन फिर भी उस दोनों वर्ड्स का मीनिंग दोनों पर्सन के लिए बहुत अलग होगा. बिकॉज I often heard it said that it is a misfortune. That is a mistake. I would be absolutely fatal if people meant the same thing by their words. It would make all intercourse impossible, and language the most helpless, hopeless, and useless thing imaginable, because the meaning you attach to your words must depend on the nature of the objects you are acquainted with. And since different people are acquainted with different objects, they would not be able to talk to each other unless they attach quite different meanings to their words. तो यहाँ पे knowledge by acquaintance is something which we have already discussed in the previous unit. तो जब कोई एक पर्सन है जो एक वर्ड का यूज कर रहा है, तो एक वर्ड के कई सारे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होंगे, नेचर होगा, बैकग्राउंड होगा, और इसी वजह से दो पर्सन अगर एक ही वर्ड का यूज करें तो वो दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होगा. दो दे आर द सिंबल फॉर द सेम वर्ड, बट क्योंकि दोनों के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, द वे इन विच द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज द रीजन because two different people will be using it, so it will have two different meanings. Take for example the word Piccadilly. If we who are acquainted with Piccadilly attach a quite different meaning to that word from which they could be attached to it by a person who has never been in London and supported. And supposing that you travel in foreign parts and expatriate on Piccadilly, you will convey to your hearers entirely different propositions from those in your mind. तो अगर हम एक वर्ड का यूज़ करें, लेट्स से पिकेडिली एक ही स्ट्रीट नेम है, एक ही चीज़ को रेफर करिए, बट स्टिल क्योंकि अलग अलग पर्सन उसको बोल रहे हैं, अलग अलग पर्सन उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट होगा. दे विल नो पिकेडिली इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रीट इन लंडन, दे मे नो लॉट अबाउट इट, बट दे विल नॉट नो जस्ट द थिंग्स वन नोज व्हेन ही इज टॉकिंग अलोंग विद. तो now one person let's say recognizes Piccadilly कि okay yes it is a street, लेकिन फिर भी जो मुझे पता है Piccadilly के बारे में वो उस पर्सन को नहीं पता होगा. तो ये बहुत अलग अलग फैक्ट्स है एक ही चीज़ के बारे में. If you were to insist on language which means ambiguous, you would be unable to tell people at home what you had seen in foreign parts. It would be altogether inconvenient to have an unambiguous language, and therefore mercifully we have not. If you were to insist on language which was unambiguous, you would be unable to tell people at home what you had seen in foreign parts. It would be altogether. मतलब जब भी हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी आएगी ही आएगी, दैट इज फॉर श्योर. एनालिसिस इज नॉट द सेम थिंग एज डेफिनेशन. ये हम पहले भी स्टैब्लिश कर चुके हैं कि डेफिनेशन और एनालिसिस में बहुत डिफरेंस होता है. हम किसी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं बाय टर्म्स ऑफ करेक्ट डिस्क्रिप्शन, बट दैट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एनालिसिस. तो किसी भी चीज़ को डिफाइन करना डज नॉट मीन उसको एनालाइज करना. इट इज एनालिसिस नॉट डेफिनेशन दैट वी आर कंसर्न विद द प्रेजेंट मोमेंट. सो आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ एनालिसिस. वी मे lay down the following provisional definitions. That the components of a proposition are simple, we must understand in order to understand the proposition. That the components of the fact which make a proposition true or false, as the case may be, are the meanings of the simple. तो proposition के वो components जो कि हमें proposition को समझने के लिए वो part जिसको समझना पड़ेगा are the symbols, and वो meanings are basically what makes the components of a fact जो proposition को true या false बनाते हैं, वो होगा उसका meaning of the symbol which we must understand in order to understand the proposition. That is not absolutely correct, but it will enable you to understand by meaning. One reason why it fails of correctness is that it does not apply to words which, like or and not, are parts of propositions without corresponding to any part of the corresponding facts. I call these definitions preliminary because they start from the complexity of the proposition, but they define psychologically and proceed to the complexity of the fact. Whereas it is quite clear that in an orderly proper procedure, it is the complexity of the fact that you should start from. It is also clear that the complexity of the fact cannot be something really psychological. If in astronomical fact the earth moves around the sun, that is genuinely complex. It is not that you think it complex, it is sort of genuine objective complexity, but and therefore one ought in on a proper orderly procedure to start from the complexity of the word and arrive at the complexity of the proposition. So what Russell is trying to talk and say is the same thing as we have discussed in the previous paragraphs. कि complexity जो है वो it belongs to facts, it belongs to words, it belongs to complex entities, and and the complexity of fact is not just merely something psychological, इसका philosophy से भी उतना ही relation है. and जैसे हम बात करते हैं कि astronomical fact, जैसे कि अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमता है, this is a very genuinely very complex reality. The only reason for going the other way around is that in all abstract manner symbols are easier to grasp. I doubt, however, whether complexity is that fundamental objective sense in which one starts from complexity of a fact is definable at all. You cannot analyze what you mean by complexity in that sense. तो हमें analysis के लिए complexity का होना possible नहीं है. तो what Russell is trying to tell us कि कोई भी complex चीज़ को हम analyze नहीं कर सकते, उसको properly define नहीं कर सकते, उसकी definition और analysis के लिए हमें उसको simple parts में, component parts में break down करना पड़ेगा. You must just apprehend it, at least so I am inclined to think. There is something one could say about it beyond giving criteria such as I have been giving. Therefore, when you cannot get a real proper analysis of a thing, it is generally best to talk around it without professing that you have given an exact definition. So definition is not the same as analysis. इसलिए सिर्फ ये बोल देना कि मैंने analysis कर लिया है because मैंने definition दे दी है would be absolutely wrong. It is might be suggested that complexity is essentially to do with symbols, or that it is essentially psychological. I do not think it would be possible seriously to maintain either of these views, but there are sort of views जो कि वो that will occur to one, the sort of thing that one would try when we come to the principles of symbolism, which I didn't out to 7. I should try to persuade you that in logically correct symbolism there will always be a certain fundamental identity of structure between a fact and a symbol for it. एक relation होगा, एक particular structure होगा उस fact में और उसके symbol में, and that the complexity of the symbol corresponds very closely with the complexity of fact. जितना complex fact होगा उतना ही complex होगा वो symbol होगा. Also, as I said before, it is quite clearly evident to inspection that the fact, for example, that two things stand in a certain relation to one another. तो दो चीज़ें एक दूसरे के relation में fact से लेकर A to the left of
दैट इट इज सेल्फ ऑब्जेक्टिवली कॉम्प्लेक्स एंड दैट मेरी दैट द अप्रीहेंशन ऑफ इट इज कॉम्प्लेक्स। फैक्ट के बारे में, उसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी दो चीज़ है, एक है कि वो फैक्ट एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा कि बस ये लगना कि वो फैक्ट कॉन्शियस है, यू नो द एप्रीहेंशन, द अपीयरेंस ऑफ इट, द फैक्ट दैट टू थिंग्स स्टैंड इन अ सर्टेन रिलेशन टू ईच अदर or any statement of that sort has a complexity of all of its own. I shall therefore in future assume that there is an objective complexity in the world and that it is mirrored by the complexity of propositions. तो रसल जो है वो इन सब की हेल्प से एक पॉइंट जरूर स्टैब्लिश करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो ऑब्जेक्टिव है एंड इट इज कॉम्प्लेक्स। एंड ऑब्जेक्टिव मतलब इट इज बियॉन्ड ह्यूमन माइंड जो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ह्यूमन माइंड जब उसको कहीं भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता है। A moment ago when I was speaking about the great advantages that we derive from the logical imperfections of language, from fact that our words are all ambiguous, I propose now to consider what sort of language a logically perfect language would be. तो रसल बता रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, हम एक वर्ड को लैंग्वेज के और वर्ड्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें एंड सो फोर्थ। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज होगी जो लॉजिकली बिल्कुल परफेक्ट होगी? इन अ लॉजिकली परफेक्ट लैंग्वेज द वर्ड्स इन अ प्रोपोजिशन वुड करस्पॉन्ड वन बाय वन विद द कंपोनेंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग फैक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ सच वर्ड्स एज और, नॉट, इफ, देन, which will have a different function. In a logically perfect language there will be one word and one no more for every simple object, and everything that is not simple will be expressed by a combination of words by combination type. तो यहाँ पर वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि जो लॉजिकली परफेक्ट लैंग्वेज होगी उसमें हर सिंबल कोई ना कोई चीज़ फैक्ट में सिंबलाइज करेगा, लेकिन ऐसे वर्ड्स को छोड़ के और, नॉट एंड इफ को। सेकेंडली जो लॉजिकली परफेक्ट लैंग्वेज होगा उसमें यू नो एक चीज़ का एक ही वर्ड होगा, सो द लैंग्वेज विल बी बहुत रिड्यूस्ड डाउन लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज ऑफ दैट सॉर्ट विल बी completely analytic and will show at a glance the logical structure of the facts asserted or denied. The language which is set forth in Principia Mathematica is intended to be language of that sort. The principles of mathematics, or Principia Mathematica, as we have discussed in the very start of the video, is a very very fundamental book in mathematics and engineering and so many different courses. And प्रिंसिपिया मैथमेटिका में कहना कि कोशिश करते हैं एक ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज को एस्टैब्लिश करने की, एक लॉजिकली परफेक्ट लैंग्वेज को एस्टैब्लिश करने की। इट इज अ लैंग्वेज विच हैज ओनली सिंटैक्स एंड नो वोकैबुलरी व्हाटसोएवर। तो इसका सिर्फ सिंटैक्स है, सिर्फ उसके मीनिंग है, उसकी कोई वोकैबुलरी नहीं है। बर्निंग द ओमिशन ऑफ अ वोकैबुलरी, आई मेंटेन दैट इट इज क्वाइट अ नाइस लैंग्वेज. It aims at being the sort of language that if you add a vocabulary would be logically perfect language. Actual languages are not logically perfect in this sense and they cannot possibly be if they are to serve the purpose of daily life. A logically perfect language, if it could not be constructed, would not only be intolerably prolix but as regards its vocabulary would be very largely private to one speaker. तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की भी, तो लैंग्वेज जो है वो भी हैव टू सर्व अ पर्पस फॉर द कॉमन पीपल, फॉर एवरी पर्सन। बहुत रसल इज ट्राइंग टू से ऐसा पॉसिबल नहीं कि हमारी हमने खुद की एक प्राइवेट लैंग्वेज बना दी है, हम बोल रहे हैं कि यू नो दीज आर द साइंस एंड दीज आर द सिंबलाइज, बिकॉज वो हमारी लैंग्वेज होगी जिसमें हम सिर्फ खुद से या 1 पर्सन से बात कर पाएंगे या 2 पर्सन से बात कर पाएंगे। तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज स्टैब्लिश करना है विच इज लॉजिकली परफेक्ट बट विच इज ऑल्सो यूनिवर्सल इन नेचर दैट एवरीबडी कैन एक्चुअली यूज दैट लैंग्वेज। तो दैट इज टू से ऑल द नेम्स दैट इट वुड यूज वुड बी प्रिमिटिव टू दैट स्पीकर एंड कुड नॉट एंटर इनटू द लैंग्वेज ऑफ अनदर स्पीकर। तो जितने भी हम नेम्स यूज करेंगे वो उस स्पीकर के में फॉलोएंगे। It could that is to say all the names that it would use would be private to that speaker and could not enter. तो एक रीज़न कि क्यों लॉजिक साइंस इतना पीछे माना जाता है, क्योंकि लॉजिक अभी तक वो लॉजिकली परफेक्ट लैंग्वेज जो है उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाया है। एंड द नीड्स ऑफ लॉजिक आर सो डिफरेंट फ्रॉम द नीड्स ऑफ डेली लाइफ, बिकॉज one wants a language in both, and unfortunately it is logic that has to give way, not daily life. I shall however assume that we have constructed a logically perfect language and that we are going on state occasions to use it, and I will not come back to this question which I intend to start with, namely the analysis of facts. The simplest imaginable facts are those which consist in the possession of a quality by some particular thing. सबसे simplest imaginable facts कौन से, जैसे कि किसी भी चीज़ की उसकी particular thing के साथ उसको match करना. For example, this is white. They have to be taken in a very sophisticated sense. I do not want you to think all about the piece of chalk I am holding, but of what you see when you look at the chalk. If one says this is white, it will do the same for about as simple as a fact as you can get hold of. The next simplest would be those in which you have a relation between two facts. This is to the theft of that. Next you come to those wherein you have a triadic relations between the given teacher. The next simplest thing would be those in which relation between two. Now we have already seen dual relationship with. Next you come to those where you have a triadic relation between three particulars. तो अब पहले हमने दो पर्टिकुलर चीज़ों के बीच के रिलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम देखेंगे कि तीन लोगों के बीच के डिस्कस. A gives B to C. So you get relations as instance which Royce gives as. So you suggest gate relations which require as their minimum 7 you can there you have a whole
ट्राइडिक, सो यू गेट एनी रिलेशन रिक्वायर्स मिनिमम 3 टर्म्स, वी कॉल ट्राइडिक रिलेशन मतलब जिसमें 3 टर्म्स एटलीस्ट होते हैं, और जिनमें 4 टर्म्स होते हैं हम उसको टेट्राडिक बुलाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे पूरी हायरार्की है फैक्ट्स की, टेट्राडिक और ट्राइडिक जिसमें 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स. फैक्ट्स जो है वो इन विच यू हैव अ थिंग एंड क्वालिटी, 2 थिंग्स एंड रिलेशन, 3 थिंग्स एंड रिलेशन, 4 थिंग्स एंड रिलेशन, सो कॉल ये सारे हैं एटॉमिक फैक्ट्स. एटॉमिक फैक्ट चूंकि इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता और इन डिफरेंट टर्म्स से मिलकर एक फैक्ट, एक group bana, and they are the simplest sort of fact. You can distinguish among them, some simpler than others, because the ones containing quality are simpler than those in which you have, say, a in every atomic fact there is one component which is naturally expressed by a verb. So now this is basically atomic fact ka component kaisa hota hai. It has to have a verb and it has to have a relation and a punditry. In that case, this one component is a quality or dyadic or triadic or tetradic relation. It would be very convenient for purposes of talking about these matters to call a quality or monadic relation, and I shall do so in case later. So now particulars are what? They are terms which come into atomic facts are defined as particulars. So basically हमने अभी तक we have seen that okay how symbol and there's a thing that is symbolized, and how जो particular individual entities होते हैं they are not subjective, but then others are subjective in nature and they're complex in nature. So let's see what he means by particulars. Now particulars, term of relation in atomic facts, that is the definition of particulars. Particulars is what? The terms of relations in atomic facts. Because the definition of a particular is something purely logical. The question whether this or that is a particular is a question to be decided in terms of that logical definition. कोई भी चीज़ particular है कि नहीं है, particularity एक ऐसी चीज़ है जो कि purely logical है nature में. तो इस definition को समझने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि this is a particular, that is a particular. तो ये जो है ये हमें investigate करना पड़ेगा कि कितने particulars हैं, particulars क्या होते हैं, उसका description properly जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, if any. जो पूरा question है that particulars you actually find in the real world is a purely empirical one which does not interest the logician as much. तो ये जो पर्टिकुलर जो हमें रियल वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, ऑफ कोर्स एम्पिरिकल है, बिकॉज ये चीज़ें रियलिटी में वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, विच इज़ नॉट ए प्रायरी डेटा बट इट इज नॉट एनालिटिक डेटा बट इट इज एम्पिरिकल डेटा. Passing from atomic facts to atomic propositions, the word expressing a monadic relation or quality is called predicate. Predicate क्या होता है? वो वर्ड जो कि एक सिंगल रिलेशन को डिनोट कर रही है या क्वालिटी को. एंड द वर्ड एक्सप्रेसिंग अ रिलेशन ऑफ एनी हायर ऑर्डर वुड जनरली बी अ वर्ब, समटाइम्स अ सिंगल वर्ब, समटाइम्स अ होल फ्रेज. एट एनी रेट द वर्ब गिव्स द एसेंशियल nerve as it were to the relation. The other words that occur in the atomic propositions, the words that are not the predicate or verb, may be called the subjects of the proposition. तो अब हम proposition को यहाँ पर ब्रेक डाउन करें. proposition में verb क्या होता है, बाकी words क्या होते हैं जो कि atomic proposition में आते हैं, जो कि ना तो predicate है ना verb है, इनको हम subject बोल सकते हैं. predicate क्या हो गया? expressing a monadic relation or quality. ठीक है, from atomic facts to atomic propositions, the word expressing a relation of any higher order would be a verb. हमने particulars भी देखा, the terms of relations in atomic facts. Proper names को explain किया है with the help of word of particulars. I have to put that down, although as far as common language goes, it is obviously false. It is true that if you try to think how you are to talk about particulars, you will see that you cannot ever talk about a particular except by means of a proper name. तो हर particular चीज़ जो है वो reality में exist करे, लेकिन उसको denote हमेशा एक symbol, एक proper name की help से किया जाता है. तो हम particular के बारे में without using its proper name नहीं explain कर सकते या बात कर सकते. हम general words का use भी नहीं कर सकते, मतलब description को छोड़ के हम लोग general words का भी use नहीं कर सकते. अगर हम एक table बोलना है तो हमें table का use करना पड़ेगा, और अगर हमें इसको general तरीके से तो we have to say it's a wooden board with 4 wooden legs and which is circular and all that stuff. तो जितने भी एटॉमिक प्रोपोजिशंस होते हैं, एटॉमिक प्रोपोजिशंस आर दोज जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर पार्ट्स में, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं. एटॉमिक प्रोपोजिशंस आर ऑलवेज सिंपल प्रोपोजिशंस. दे ऑलवेज हैव वर्ब्स, प्रेडिकेट्स, पर्टिकुलर्स एंड द डिफरेंट रिलेशंस जो इन सब तीनों चारों चीज़ों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है. एक एटॉमिक प्रोपोजिशन जो है वो कोई एक्चुअल पर्टिकुलर्स को मेंशन नहीं करता है, बट नॉट मेरली डिस्क्राइब देम बट एक्चुअली नेम देम. सिर्फ उन पर्टिकुलर्स को नेम करता है, एंड यू कैन ओनली नेम देम बाय मीन्स ऑफ नेम्स. यू कैन सी एट वंस फॉर योरसेल्फ therefore that every other part of speech except proper names is obviously quite incapable of standing for a particular. Yet it does seem a little odd if having made a dot on the blackboard I call it John. You would be surprised, and yet how you know otherwise that it is what I am speaking of. If I say that the dot is on the right hand is white, that is a proposition. If I say this is white, that is quite a different proposition. So dot on the right hand side is white and this is white. मैं dot को point करते हुए बोलूँ कि this is white. ये दोनों different proposition है, दोनों भले एक ही चीज़ के बारे में एक ही property को बता रहे हैं. तो this will do very well while we are all here and can see it. But if I wanted to talk about it tomorrow, then convenient one call. There is no other way in which you can mention it. You cannot really mention it itself except by means of a name. तो without a name हम किसी particular चीज़ को refer ही नहीं कर सकते. किसी particular को refer करने के लिए हमें उसके proper name
पर उसके सिंबल की जरूरत पड़ती है. What passed for names in language like Socrates, Plato, and so forth originally intended to fill this function of standing for particulars, and that we do accept in ordinary daily life as particulars all sorts of things that are really not so. The names that we commonly use, जैसे Socrates हो गया, ये क्या है? ये एक्चुअली उन चीज़ों के डिस्क्रिप्शन का एब्रीविएशन है. तो बहुत सिंपल तरीके से रसल ये बताना चाह रहा है कि जो हम प्रॉपर नेम्स का यूज़ करते हैं वो प्रॉपर नेम्स क्या है, बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ की डिस्क्रिप्शन, उसका एक एब्रीविएशन है. तो हर बार ये ना कहते हुए कि वो इंसान जिसने इस इंसान के साथ शादी करे थे और जिसके इतने बच्चे थे, जिसके ये पेरेंट्स तो यहाँ बॉर्न हुआ था, उसकी जगह बस हमने एक बार सॉक्रेटिस बोल दिया तो हम समझ जाएंगे. और सॉक्रेटिस में, क्योंकि सॉक्रेटिस एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, उसमें उसकी सारी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ को इंक्लूड कर लेंगे, सारे सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस को, क्लासेस को, सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लेंगे. एक नेम जो है नैरोलॉजिकल सेंस ऑफ वर्ड, उस मीनिंग इज अ पर्टिकुलर, जिसका मीनिंग पर्टिकुलर होता है और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है, जिसके साथ स्पीकर ऑलरेडी एक्वेंटेड है, जो हम नॉलेज का एक्वेंटेंस ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं. बिकॉज यू कैन नॉट नेम एनीथिंग यू आर नॉट एक्वेंटेड विद. यू रिमेंबर व्हेन एडम नेम्ड द बीस्ट, दे केम बिफोर हिम वन बाय वन एंड ही बिकेम एक्वेंटेड विद देम एंड नेम्ड देम. वी आर नॉट एक्वेंटेड विद सॉक्रेटिस एंड देयरफॉर कैन नॉट नेम हिम. व्हेन वी यूज द वर्ड सॉक्रेटिस वी आर रियली यूजिंग अ डिस्क्रिप्शन. तो अब जैसे कि हमने बात करी, जैसे रसल भी बोला कि वी कैन नॉट एक्चुअली नेम अ फैक्ट, तो हम यहाँ पे जब हम सॉक्रेटिस बोल रहे हैं, हम सॉक्रेटिस के साथ एक्वेंटेड नहीं है, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम उसके डिस्क्रिप्शन को एक बस प्रॉपर नेम के साथ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और हम बेसिकली सॉक्रेटिस के बारे में बात करें, लेकिन हम एक्चुअली में सॉक्रेटिस के बारे में उसके नेम के थ्रू नहीं, उसके डिस्क्रिप्शन के थ्रू बारे में बात करें. तो जब हम सॉक्रेटिस की बात करते हैं, हम सॉक्रेटिस के बारे में हम सॉक्रेटिस को नहीं सोचते, बिकॉज वी आर नॉट एक्वेंटेड विद सॉक्रेटिस. हम लोग क्या एब्रीविएशन, हम लोग क्या उसका वी एब्रीविएटेड फॉर वर्ड्स लाइक द मास्टर ऑफ प्लेटो, द फिलोसोफर हु ड्राइंग द हेमलॉक, द पर्सन whom logicians assert to be modern and so on and so forth. तो ये डिफरेंट फ्रेजेज हैं, डिफरेंट उसके डिस्क्रिप्शन है जो हम सॉक्रेटिस के साथ एसोसिएट करते हैं. तो हम जब सॉक्रेटिस को एक्चुअली में बोल रहे हैं, वी आर एक्चुअली नेमिंग इट, वी आर नेमिंग इट्स डिस्क्रिप्शन, उस पर्टिकुलर चीज का डिस्क्रिप्शन. दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट एनी इंस्टेंस ऑफ अ नेम एट ऑल इन द प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉजिकल सेंस ऑफ द वर्ड. तो इसी वजह से, जैसे कि रसल ने पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नेम अ फैक्ट. किसी भी फैक्ट को नेम करना बहुत डिफिकल्ट है. द ओनली वर्ड्स वन डज यूज इज नेम्स इन द लॉजिकल सेंस आर वर्ड्स लाइक दिस और दैट. this as a name to stand for a particular with which one is acquainted at the moment, और that जिसके साथ वो particular moment पे acquainted नहीं है. तो this and that कुछ ऐसे words हैं जिनको हम actually में name कर सकते हैं, क्योंकि this के साथ हम acquainted हैं. this is white, this को हम अभी देख सकते हैं, this एक proper name है. लेकिन अगर हम when हम अगर ये देखें कि this is white, we try to apprehend the proposition that I'm expressing, you cannot do it. If you mean this piece of chalk is a physical object, then you're not using a proper name. जब हम chalk बोलते हैं तो chalk भी कोई proper name नहीं है. chalk basically एक white powdery सा substance जो कि गिरने पर टूट जाएगा, एक ऐसे description का abbreviation है जिसके लिए हम chalk use कर रहे हैं. It is only when you use this quite strictly to stand for an actual object of sense that it is really a proper name, and in that it has a very odd property for a proper name, namely that it seldom means the same thing two moments running and does not mean the same thing to the speaker and to the hearer. It is an ambiguous proper name. तो जब हम बोल रहे हैं chalk के बारे में, ये ambiguous proper names है, क्योंकि it is really a proper name all the same, and it is almost the only thing that I can think of that is used properly and logically, in the sense that I was talking it for a proper name. तो प्रिंसिपल मैथमेटिक्स में इसने प्रॉपर नेम्स का ज़्यादा सरसल ने यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है, वो जनरल पर्टिकुलर्स के बारे में बात कर रहा है, जिसमें प्रॉपर नेम्स अलाउड नहीं, मतलब प्रॉपर नेम्स का यूज़ नहीं करते हैं हम जनरल पर्टिकुलर्स के लिए. हम प्रॉपर नेम्स का सिर्फ पर्टिकुलर्स में अलाउ करते हैं. पर्टिकुलर्स जो है हैव दिस पेक्युलैरिटी अमंग दी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू टेक अकाउंट ऑफ इन एन इन्वेंटरी ऑफ द वर्ल्ड, दैट ईच ऑफ देम स्टैंड्स entirely alone and is completely self-subsistent. It has the sort of self-subsistence that used to belong to substance, except that it usually only persists through a very short time, as so far as our experience goes. That is to say, each particular that there is in the world does not in any way logically depend upon any other particular. Each one might happen to be the whole universe. It is very empirical fact that this is not the case. तो जब हम बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर्स जो होते हैं ना, they have this peculiarity कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अकाउंट में लेते हैं, when we are referring to let's save the world or anything like that, so each of them stands entirely alone. हर पर्टिकुलर अपने आप में एक डिफरेंट एंटिटी की तरह स्टैंड करता है. वो सेल्फ सब्सिस्टेंट है, जो कि एक सब्सटेंस, एक पर्टिकुलर चीज़ को बिलोंग करता है. Each particular that there is in the world does not in any way logically depend on any other particular. Logically एक particular दूसरे particular से independent है. हर किसी का अपना खुद का यूनिवर्स है. तो सिर्फ तभी हम एक प्रॉपर नेम का यूज़ कर सकते हैं जब हम एक पर्टिकुलर के साथ पूरी तरह से अक्वेंटेड है. जब हम पूरी तरीके से अक्वेंटेड है, सिर्फ तभी हम किसी पर्टिकुलर का एक्चुअली में उसको प्रॉपर नेम कर सकते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द डिस्कशन. यू थिंक देयर आर सिंपल फैक्ट्स दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स. आर कॉम्प्लेक्सेस ऑल कंपोज्ड ऑफ सिंपल्स? आर नॉट सिंपल्स दैट गो इनटू कॉम्प्लेक्सेस देमसेल्व्स कॉम्प्लेक्स? तो रसल बोलते हैं कि नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो सिंपल होते हैं, और जो जितनी भी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा सिंपल चीज़ों से बन के कॉम्प्लेक्स बनती है. तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो एनालिसिस एड इन्फिनिटम है. एड इन्फिनिटम इन द सेंस कि कॉम्प्लेक्स को हम ब्रेक डाउन करते जाएंगे और वो इन्फिनिटी तक ब्रेक डाउन करते होते जाएंगे और वो कभी सिंपल तक नहीं पहुंच जाएंगे. तो ये चीज़ रसल में नहीं मानता है. रसल मानता है कि हम कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करते जाएंगे एंड देयर वुड बी टाइम जब कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपल चीज़ों तक पहुंचेगा. सो कॉम्प्लेक्स जो है अकॉर्डिंग टू रसल वो सिंपल चीज़ों से कंपोज्ड है.
let's say now another question is, this is white is in any case a simpler proposition than the proposition this and that have the same color. The one is the same proposition, this and that have the same color. It may be that white is defined as the color of this, or rather than proposition this is white means this is identical in color with that, the color of that being, so to speak, the definition of white. That may be, but there is no special reason to think of that it is. So basically the question is that this is white जो है वो same है as to the proposition this and that have the same color, और ये simpler है या नहीं है. So this and that have the same color, this and that have the same color में वो same color की जो बात हो रही है can be the white only. This is white and this and that have the same color, the color of that being the definition of white. But you know ऐसा कोई there is nothing like that कि this is white is a simpler proposition as compared to this and that have the same color. भले ही वो बात same चीज़ की हो रही है, बात उसी white color की हो रही है, लेकिन there is no proof कि ये simpler statement है. Are there any monadic relations which would be better examples? I think not. It is perfectly obvious a priori that you could get rid of all monadic relations by that trick.